अर्ज किया है, सपने हैं बड़े और बिना पंखों के भरनी उड़ान है। सपने हैं बड़े और बिना पंखों के भरनी उड़ान है, याद रखिएगा बिना मेहनत के कोई ना बना महान है। बोलो वाह वाह। तो मैं हूं प्रिंस, स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस देख रहे थे और अपने इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स को कंप्लीट करने के बाद हम चैप्टर के सवालों पे आ चुके थे, जहां पे अपने प्रीवियस के 4 सेशन से हम सवालों का एक मैराथन देख रहे थे। तो मैं उम्मीद करूंगा सर कि आपके इस मैराथन में मैंने आपके साथ जितने भी सवाल डिस्कस किए हैं उन सब की कहानी आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। कहीं पे भी किसी भी किस्म का डाउट नहीं है। अगर कहीं पे डाउट आ रहा है, इसका सीधा मतलब यह है कि आपने इस चैप्टर के मेरे पुराने लेक्चर्स को अच्छे से नहीं देखा है। तो जिस सवाल के लिए डाउट है उसके करस्पॉन्डिंग चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर को देखिए, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो अपने इसी सवालों के मैराथन में आगे बढ़ते हुए, अपने इसी सवालों की बुलेट ट्रेन को आगे ले जाते हुए इस सेशन में, इस लेक्चर में कुछ और तगड़े सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। बोर्ड पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। अगेन इस सेशन में हम जितने भी सवाल डिस्कस करेंगे सर, वो या तो एनसीईआरटी के होंगे या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के होंगे या फिर हमारे बोर्ड एग्जाम के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे सर। और ये आपका आखिरी सेशन होने वाला है, जिसके बाद आपका ये चैप्टर फुल एंड फाइनल तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और हम अपने चैप्टर ट्रायंगल्स को रिज्यूम कर देंगे जहां पे हमने छोड़ा था सर। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने सेशन को, अपने इस लेक्चर को इस तगड़े सवाल के साथ शुरू करते हैं। और अगेन इस लेक्चर में भी आप लोगों का वही अप्रोच होने वाला है जो प्रीवियस लेक्चर्स में रहा है सर। यानी कि जैसे ही सवाल फ्लैश होता है, तुरंत वीडियो को पॉज करके सवाल को खुद से फटाफट तरीके से बनाइए और अपने सॉल्यूशन को वापस से वीडियो प्ले करके मेरे सॉल्यूशन से मैच करिए, आगे बढ़ जाइए सर। अब देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है सर कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल at the foot of a tower is 60 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the hill is 30 degree. If the tower is 50 meters high, what is the height of the hill? देखो यहां पे सवाल क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो सवाल के अंदर मेनली 2 चीजों पे चर्चा है, एक है टावर और एक है पहाड़। अब देखो इन दोनों कंस्ट्रक्शंस पे किस तरीके से चर्चा है। तो आपको टावर की हाइट बता दी गई है कि टावर 50 मीटर का है। अब देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है सर कि जो ऑब्जर्वर भैया है वो टावर के फुट पे हैं और टावर के फुट से वो पहाड़ के टॉप को देख रहे हैं और देखने पे जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन की कहानी बन रही है उसका डेटा आपको गिवन है। अब इसके बाद आगे सवाल कहता है कि ऑब्जर्वर भैया अपनी पोजीशन को करते हैं स्विच, यानी कि अब ऑब्जर्वर भैया पहाड़ के फुट पे हैं, पहाड़ के बॉटम पे हैं और वहां से टावर के टॉप को देख रहे हैं। और इस सिचुएशन में भी जो एंगल ऑफ एलिवेशन की कहानी है सर, उसका डेटा आपको गिवन है। फाइनली आपसे पहाड़ की हाइट पूछी जा रही है। अब सवाल का एक्सप्लेनेशन सुनते के साथ ही आपको वैरायटी का अंदाजा लग गया होगा। कौन सी वैरायटी है, तुरंत कहोगे सर कि 2 कंस्ट्रक्शन वाली ये हमारी वही वैरायटी है जहां पे हमारे ऑब्जर्वर भैया किसी एक कंस्ट्रक्शन पे फिक्स्ड नहीं होते हैं, वो कंस्ट्रक्शंस में स्विच कर जाते हैं। और इस वैरायटी के लिए हमें बहुत अच्छे से यह पता है कि जो हमारा नॉर्मल अप्रोच होता है एंगल को देख के काम करने वाला, वो काम नहीं करता। यहां पे कैसे काम करते हैं सर, तो यहां पे हम रैंडमली किसी एक कंस्ट्रक्शन को ऊंचा, किसी एक को नीचा मानते हुए अपना फिगर बना लेते हैं। और फिगर बनाने के बाद हमने जो अपने कॉमन बेस या फिर कॉमन परपेंडिकुलर का कंसेप्ट पढ़ा था, वहां से हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा कंस्ट्रक्शन एक्चुअली में ऊंचा होगा और कौन सा नीचा होगा। फटाफट कंसेप्ट को अप्लाई कर दीजिए। तो यहां पे सर ऑब्वियस सी बात है कि टावर और पहाड़ की बात करने के लिए सबसे पहले तो जमीन बनाना पड़ेगा। जमीन बना लेते हैं सर। तो यहां पे हमने अपने ग्राउंड को एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक लेवल लाइन, एक फ्लैट लाइन से रिप्रेजेंट कर लिया। अब क्या बना लेते हैं सर, अब अपना 50 मीटर ऊंचा टावर बना लेते हैं। तो मान लो ये मैंने अपना 50 मीटर ऊंचा टावर बना लिया सर। तो ये जो टावर है सर 50 मीटर ऊंचा है। इतना सभी को क्लियर हुआ सर। अब पहाड़ भी बना लेते हैं सर। अब ध्यान दीजिएगा, अभी मुझे पता नहीं है कि मेरे पहाड़ की हाइट 50 मीटर से ऊंची आएगी कि 50 मीटर से नीचे आएगी कि 50 मीटर के बराबर आएगी। तो मैंने क्या सिखाया है, रैंडमली फिलहाल के लिए कुछ भी अज्यूम कर लीजिए, आगे जाके क्लियर हो जाएगा कि आपने जो अज्यूम किया है वो सही है कि नहीं है। अब देखो थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचो। देखो पहाड़ और टावर की हाइट को अगर बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचते हुए कंपेयर किया जाएगा
तो आप तुरंत कह दोगे सर कि पहाड़ टावर के कंपैरिजन में हमेशा ऊंचा ही मिलना चाहिए, यह प्रैक्टिकल सोचने पे पता चलता है। तो इस प्रैक्टिकल सोच के हिसाब से अपने पहाड़ को भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं सर। तो यहां पे अपने पहाड़ को भी मैंने रिप्रेजेंट कर लिया और रैंडमली अभी फिलहाल अज्यूम कर लिया है कि हमारा जो पहाड़ है, हमारा जो हिल है सर, वो 50 मीटर से ऊंचा है। आगे जाके क्लियर हो जाएगा कि हमने जो अज्यूम किया है वो सही है कि सही नहीं है सर। अब ध्यान दीजिएगा, ऑब्जर्वर की कहानी क्या गिवन है। सबसे पहले आपको कहा जा रहा है कि जो ऑब्जर्वर भैया है वो टावर के बॉटम पे है, टावर के फुट पे है। अब क्या आपके ऑब्जर्वर भैया के डायमेंशंस पे बात हुई? कहोगे सर नहीं हुई, यानी कि ऑब्जर्वर भैया एक पॉइंट ऑब्जर्वर की तरह ट्रीट हो रहे हैं सर। तो अपने ऑब्जर्वर भैया को एक पॉइंट से हम यहां पे रिप्रेजेंट कर लेंगे, अपने ऑब्जर्वर भैया को एक पॉइंट से हम यहां पे सर रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो ये हमने अपने ऑब्जर्वर भैया को रिप्रेजेंट कर लिया। तो सबसे पहले हमारे ऑब्जर्वर भैया मेरे टावर के बॉटम से पहाड़ के टॉप को देख रहे हैं सर। अब पहाड़ के टॉप को देख रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है सर? पहाड़ का टॉप कर रहा है। इसको भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे आप कहोगे सर कि सवाल ने डायरेक्टली ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट की कहानी नहीं बताई है, आपने कैसे डिसाइड कर ली? भैया वही जो फ्रॉम ऑफ वाली आपको ट्रिक सिखाई है, उसी ट्रिक से डिसाइड कर ली। पहले वाले लाइन को पढ़िए। तो यहां एंड से पहले तक अगर आप सवाल को पढ़िएगा सर, तो आपको फ्रॉम तो नहीं मिलेगा, लेकिन ऑफ मिल रहा है। ढूंढिए ऑफ कहां पे है सर। तो ये वाला ऑफ मुझे नहीं लेना है। इसके अलावा ये वाला जो ऑफ है सर, ये पहाड़ के टॉप के लिए इस्तेमाल किया गया। और मैंने आपको बताया सर, ऑफ का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताने के लिए होता है। तो यहां से आपको इतना बहुत अच्छे से क्लियर है कि आपके पहाड़ का टॉप ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है। अब देखो, फ्रॉम के बारे में नहीं बताया गया, कोई दिक्कत नहीं है कि आप पता नहीं कर सकते। कॉमन सेंस की बात है सर कि एनालिसिस के लिए यही 2 पॉइंट्स है। अगर एक ऑब्जेक्ट बन गया है, यानी कि दूसरा क्या होना चाहिए? ऑब्जर्वर होना चाहिए सर। क्लियर है? तो यहां पे अपने एनालिसिस से हमने क्लियर कर लिया कि ऑब्जर्वर भैया कहां पे हैं और ऑब्जेक्ट की तरह क्या ट्रीट हो रहा है। अब अपने एंगल की कहानी बना लेते हैं। तो एंगल बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल चाहिए सर, लाइन ऑफ साइट चाहिए। अब हॉरिजॉन्टल आंखों से सीधा देख लेगा, हॉरिजॉन्टल मिल जाएगा। कुल मिला के दिख रहा है सर कि यही जो जमीन को रिप्रेजेंट करने वाली ब्लैक वाली लाइन है, यही मेरे हॉरिजॉन्टल का काम कर रही है सर। अब लाइन ऑफ साइट बना लेते हैं। तो इसको ज्वाइन कर देंगे सर, लाइन ऑफ साइट मिल जाएगा। लाइन ऑफ साइट को यहां पे हमने ड्रॉ कर लिया है सर। क्लियर है? अब यहां पे जब एंगल की बात करेंगे सर, तो ये रहा हॉरिजॉन्टल और ये रहा लाइन ऑफ साइट। तो इनके बीच में हमारे काम का एक्यूट एंगल क्या होगा सर? ये वाला एंगल होगा। अभी फिलहाल बस मार्क करके छोड़ दिया। अभी कौन सा एंगल 60 डिग्री होगा, कौन सा एंगल यहां पे 30 डिग्री होगा, अभी उसके लिए दिमाग नहीं लगाया, बस एंगल को मार्क करके छोड़ दिया सर। क्योंकि अभी हमें अपना फिगर वेरीफाई करना है कि हमने अपने पहाड़ को टावर से ऊंचा मानना है, यह फिगर सही है कि नहीं है। पहले हमें वो वेरीफाई करना है सर। उसके लिए पहले फिगर कंप्लीट कर लेते हैं। तो इतना सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। अब आगे बताया जा रहा है सर कि ऑब्जर्वर भैया अपनी पोजीशन को करते हैं चेंज। अब कहां पे पहुंच गए सर ऑब्जर्वर भैया? तो अब ऑब्जर्वर भैया जो है वो पहाड़ के बॉटम पे है, पहाड़ के फुट पे है, और पहाड़ के फुट से मेरे ऑब्जर्वर भैया टावर के टॉप को देख रहे हैं। तो अब मेरे ऑब्जर्वर भैया सर यहां पे हैं और वो किसको देख रहे हैं सर? तो मेरे टावर के टॉप को देख रहे हैं, यानी कि ये अब ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है सर। अगेन, ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट की कहानी आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है, फ्रॉम ऑफ के इस्तेमाल से आपको पता करनी पड़ेगी। अब ये जो आगे वाली लाइन पढ़ोगे सर, इस आगे वाली लाइन में बहुत अच्छे से आपको फ्रॉम भी दिख रहा होगा और ऑफ भी दिख रहा होगा। तो डिसाइड करना आप जानते हो सर। तो डिसाइड कर लिया। अब यहां पे फिर से एंगल की बात कर लेते हैं। तो अगेन, एंगल की बात करने के लिए हॉरिजॉन्टल चाहिए सर, लाइन ऑफ साइट चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा सर, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल तो अभी भी सर यही ब्लैक वाली लाइन रहने वाली है, क्योंकि आंखों से सीधा देख लेगा, हॉरिजॉन्टल मिल जाएगा। लाइन ऑफ साइट के लिए इसको ज्वाइन कर लेते हैं सर। तो यहां पे इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे तो हमें अपना दूसरा लाइन ऑफ साइट भी मिल जाएगा। अब इस हिसाब से एंगल की बात कर लेते हैं सर। तो ये रहा हॉरिजॉन्टल, ये रहा लाइन ऑफ साइट। इनके बीच में मेरे काम का एक्यूट एंगल यही वाला हाईलाइटेड एंगल होगा सर। अब बारी आ चुकी है फिगर वेरीफाई करने की सर, कि हमने जो फिगर बनाया वो सही बनाया है कि सही नहीं बनाया। चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा।
तो फर्स्ट वाले केस को लीजिए सर, जब मेरे ऑब्जर्वर भैया टावर के बॉटम से पहाड़ के टॉप को देख रहे थे, तो इसके लिए डायरेक्टली यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन की कहानी आपको बताई गई है। क्या बताई गई है सर? 60 डिग्री। यानी इस डेटा के हिसाब से ये जो रेड वाला एंगल है सर, ये 60 डिग्री होना चाहिए। और अगेन यहां पे आगे सवाल पढ़ के क्लियर हो रहा है सर कि ये जो ब्लैक वाला एंगल है ये 30 डिग्री होना चाहिए। तो वेरीफाई करते हैं सर कि हमारा फिगर सही बना कि नहीं बना। अब ध्यान देना सर, दो लाइन ऑफ साइट यानी कि दो राइट एंगल ट्रायंगल तो मिलने ही चाहिए और मिल भी रहे हैं। मुझे बहुत क्लियरली यहां पे एक ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल और एक ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल स्पॉट हो रहा है सर। अब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा, तो कहोगे सर दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में अपने एंगल्स के हिसाब से मुझे कॉमन बेस की कहानी दिख रही है। ध्यान दो, दोनों ट्रायंगल को यहां पे थोड़ा अलग बना के शो करता हूं। सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल हो गया सर, और उसके बाद हमारा ये वाला ट्रायंगल हो गया सर। अब देखो इस वाले ट्रायंगल के लिए मुझे दिख रहा है सर कि ये है 30 डिग्री, उसके बाद सर ये मान लो हमारा बेस हो गया, और इस वाले ट्रायंगल के लिए दिख रहा है सर ये एंगल है 60 डिग्री और ये वाला बेस तो इस वाले ट्रायंगल में भी तो कॉमन है सर, तो अगर इसको बी माना है तो ये भी हो जाएगा। तो अपने कंसेप्ट से हमें भली भांति पता है सर कि दो ट्रायंगल्स को अगर कंपेयर करना हो, जिनके बेस बराबर हो या फिर जिनके बेस कॉमन हो, तो जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर भी बड़ा होता है सर। अब इन दोनों में कौन सा एंगल बड़ा है? कहोगे सर ये वाला एंगल बड़ा है, यानी कि इसके सामने वाला जो परपेंडिकुलर होगा सर वो भी बड़ा होगा। यानी कि इससे मुझे पता चल चुका है सर कि ये वाला परपेंडिकुलर ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ये वाला कम होना चाहिए। यानी कि हमने जो शुरुआत में अज्यूम करके फिगर बनाया था वो अजम्पशन बिल्कुल सही बैठा सर, बिल्कुल सटीक बैठा, अपने कंसेप्ट से एनालाइज कर लिया। इतना समझने में कोई दिक्कत किसी को बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वैरायटी को भी हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ रहे हैं सर। क्लियर हो गया? अब हम बिल्कुल श्योर हो चुके हैं कि हमारा यही एक्चुअल फिगर निकल के आएगा सर। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे, तो यहां पे बेकार की जानकारी को मिटा देते हैं जिसका काम हो चुका है सर। तो फाइनली मुझे क्या कैलकुलेट करना? फाइनली मुझे अपने पहाड़ की हाइट को कैलकुलेट करना है। तो मान लो अपने पहाड़ की हाइट को मैं कुछ h मान लेता हूं। अब देखो यही सवाल आपसे कॉम्पिटिशन्स में भी पूछा जा सकता था एमसीक्यू के फॉर्म में। तो देखो वहां पे कैसे दिमाग लगाना है। मान लो आपको 4 ऑप्शन सीधे दे देता कि बताइए इनमें से कौन सी पहाड़ की हाइट निकल के आएगी। ऑप्शन नंबर ए मान लो दे देता 48 मीटर, ऑप्शन नंबर बी बोल देता मान लो 45 मीटर, ऑप्शन नंबर सी मान लो बोल देता 150 मीटर, ऑप्शन नंबर डी मान लो बोल देता 50 मीटर। क्या टिक करके आते? तो बिना सवाल सॉल्व किए आपको कंसेप्ट से ही अभी बहुत अच्छे से क्लियर है कि पहाड़ की जो भी हाइट आएगी सर वो टावर से तो बड़ी आने वाली है। यानी कि जो भी एच होगा 50 मीटर से बड़ा होगा गारंटेड। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन 50 मीटर से बड़ा है? कहोगे सर बस यही वाला ऑप्शन। तो ऐसे एलिमिनेट करके भी सॉल्व करना आना चाहिए, और ये कंसेप्ट से ही आप कर सकते हो सर। देखो कुछ टाइम नहीं लगा, विद इन सेकेंड्स हमें यहां पे आंसर का अंदाजा मिल गया। तो मैंने आपको कई बार बोला है किस तरीके से आपके कंसेप्ट को भी कई बार सवाल हो सकता है, कंपटीशन का हो सकता है, बोर्ड एग्जाम का सवाल चेक करता है। तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहा करिए। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको सब कुछ लिख के सॉल्व करना है। कई बार सिर्फ कंसेप्ट अप्लाई करने से भी हमें अपना सॉल्यूशन मिल जाता है सर। इसको पहले नोट डाउन करो। क्लियर है? अब अपने प्रॉपर एनालिसिस पे चल के देखते हैं सर कि एक्चुअली में पहाड़ की हाइट आएगी क्या। क्लियर है सर? तो अपने 30% एनालिसिस को शुरू करते हैं। तो हमें क्लियरली दिख रहा है सर दो लाइन ऑफ साइट यानी कि दो राइट एंगल ट्रायंगल आने चाहिए, और मुझे दिख भी रहा है सर कि एक ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है। अब ध्यान देना, अपने इन ट्रायंगल्स को अगर हम एनालाइज करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि दोनों ट्रायंगल में टैन लगाने की जरूरत है। अब अगर आप दोनों ट्रायंगल में टैन लगाइएगा तो इसका इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि इसका इस्तेमाल हो रहा है सर, तो इसको कुछ वेरिएबल मान लेते हैं। मान लो इसको कुछ मैंने वेरिएबल x मान लिया सर, x मीटर मान लिया। अब यहां पे सेपरेटली दोनों ट्रायंगल्स में टैन लगा के देखते हैं। सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल में टैन लगाते हैं सर। तो इस वाले ट्रायंगल के लिए हमारा एंगल क्या है? 30 डिग्री, यानी टैन के साथ कौन जाएगा? 30 डिग्री। तो टैन 30 डिग्री बराबर P बाई बी। अब फिगर के हिसाब से परपेंडिकुलर है 50 मीटर, डिवाइडेड बाई बेस क्या है सर फिगर के हिसाब से? तो यही x मेरा बेस है। तो यहां से मैं बोल दूंगा सर x बराबर क्या हो जाएगा? x को इधर भेज दो, tan 30 को उधर भेज दो। तो सर 50 मीटर डिवाइडेड बाई tan 30 डिग्री।
तो यहां पे सॉल्व कर लेंगे सर, तो 50 डिवाइडेड बाई 1/√3, तो √3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 50√3 मीटर हमारे एक्स की वैल्यू आ गई सर यहां पे। अब आगे चलते हैं, अब अपने बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल को एनालाइज करते हैं। तो बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए काम का एंगल ये 60 डिग्री है सर, तो tan के साथ 60 जाएगा, तो tan 60 डिग्री बराबर फिगर के हिसाब से परपेंडिकुलर यही आपका h है सर, तो h डिवाइडेड बाई बेस क्या है सर, यही आपका x बेस है, और x की वैल्यू निकाल चुके हो, कितनी आई है सर, 50√3 मीटर आई है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे सर, तो h बराबर 50√3 इंटू tan 60, tan 60 हमें पता है सर √3 के बराबर होता है, सॉल्व कर लेंगे, √3 इंटू √3 का स्क्वायर यानी कि 3, 50 इंटू 3 कितना हो जाएगा सर, 150 मीटर। तो h की हाइट यानी कि मेरे पहाड़ की हाइट इस सिचुएशन में आ रही है सर 150 मीटर। अब जैसा कि हमने सवाल के शुरुआत में एनालाइज किया था कि मेरे पहाड़ की हाइट टावर की हाइट से तो ऊंची आनी चाहिए, आ भी रही है सर, यहां पे कंफर्म हो रहा है। तो एक आसान सवाल, क्योंकि कंसेप्ट हम जानते हैं सर, फटाफट नोट डाउन करिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल, और ये सवाल भी हमसे बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। कब पूछा गया था सर, तो ये सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में 2017 में पूछा गया था। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है कि अ मूविंग बोट is observed from the top of a 150 meter high cliff moving away from the cliff. The angle of depression of the boat changes from 60 degree to 45 degree in 2 minutes. Find the speed of the boat in meter per hour. अब सवाल की कहानी समझते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सवाल में मेनली दो चीजों पे चर्चा हो रही है, एक पहाड़ और एक बोट। अब देखो पहाड़ और बोट पे किस तरीके से चर्चा हो रही है। तो सवाल कह रहा है कि एक 150 मीटर ऊंचा पहाड़ है, और उसी पहाड़ के टॉप पे, उसी पहाड़ की चोटी पे हमारे ऑब्जर्वर भैया है। अब देखो ऑब्जर्वर भैया देख क्या रहे हैं, तो ऑब्जर्वर भैया नीचे पानी में सेल करती हुई एक बोट को देख रहे हैं। अब देखो बोट के बारे में क्या बताया गया है, तो बोट के बारे में बोला जा रहा है सर कि आपकी बोट इस तरीके से सेल कर रही है कि वो सेल करती हुई पहाड़ से दूर जा रही है। अब किसी मोमेंट पे, किसी इंस्टेंट पे मेरे ऑब्जर्वर भैया ने उस बोट को देखा, और जो भी एंगल ऑफ डिप्रेशन की कहानी बनी उसका डेटा आपको गिवन है। इसके बाद सवाल कहता है सर कि 2 मिनट के बाद ऑब्जर्वर भैया ने फिर से उसी बोट को देखा, और अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन की कहानी बनी उसका भी डेटा आपको गिवन है। फाइनली आपको बोट की स्पीड कैलकुलेट करनी है सर मीटर पर आवर में। तो यहां पे सवाल का एक्सप्लेनेशन सुनने के साथ आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने ये वाली वैरायटी पहले भी सॉल्व की है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है सर कि आप हाइट एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट से कभी भी डायरेक्टली स्पीड नहीं निकाल सकते। स्पीड निकालने के लिए आपको एक इनडायरेक्ट अप्रोच लेना पड़ेगा। कैसा इनडायरेक्ट अप्रोच, तो आपको बहुत अच्छे से अपने टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड वाले फॉर्मूले से पता है सर कि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड करता है। तो टाइम की बात तो कर दी गई है सर, यानी कि अगर हम अपने फिगर से करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस की बात कर देंगे तो उसके बाद हम स्पीड निकालने में कामयाब हो जाएंगे। अब हमने जो इस टाइप का सवाल किया था सर, वहां पे स्पीड के यूनिट की बाउंडेशन नहीं थी, यानी कि हमसे बस इतना बोला गया था इस टाइप के प्रीवियस क्वेश्चन में कि आप तो भैया स्पीड कैलकुलेट करके बताइए। तो वहां पे मैंने आपको कहा था कि चूंकि आपको एक पर्टिकुलर यूनिट की बाउंडेशन नहीं है, तो आप जिस यूनिट में चाहो उस यूनिट में स्पीड निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया होता तो बाय डिफॉल्ट या तो हम अपनी स्पीड को किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट कर लेते हैं या मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहां पे आपके यूनिट की बाउंडेशन है, यहां पे आप अपनी मर्जी से किसी भी यूनिट में स्पीड की बात नहीं कर सकते। यहां पे आपको बोला जा रहा है सख्ती से कि आपको जो स्पीड कैलकुलेट करनी है वो मीटर पर आवर में करनी है। तो देखो बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन अगर आप हड़बड़ी में इस चीज को पढ़ना भूल जाओगे और किसी दूसरे यूनिट में स्पीड कैलकुलेट कर लोगे तो हो सकता है एग्जामिनर आपके आधे नंबर काट ले सर। तो इसलिए कहता हूं सवाल को बिल्कुल ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि सवाल में कई बार कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें होती हैं जिसको मिस कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। अब समझिएगा,
आपको जो बोट की स्पीड कैलकुलेट करनी है वो मीटर पर आवर में करनी है। इसका मतलब क्या है सर? तो इसका मतलब यह है कि जो डिस्टेंस की बात होनी चाहिए वो मीटर में होनी चाहिए और जो टाइम की बात होनी चाहिए वो आवर में होनी चाहिए। सर अगर मुझे अपने स्पीड को मीटर पर आवर में कैलकुलेट करना है, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब यह है कि जो डिस्टेंस की बात होनी चाहिए वो मीटर में होनी चाहिए और जो टाइम की बात होनी चाहिए वो आवर में होनी चाहिए। अब अपने सवाल में जो भी डिस्टेंस का डेटा मुझे दिख रहा है सर, वो तो मीटर में दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे अपने सवाल के डेटा में जो भी टाइम का डेटा दिख रहा है सर, वो आवर में नहीं है, वो यहां पे मिनट में है। तो क्या करेंगे? पहले शुरुआत में ही अपने टाइम वाले डेटा को अपने रिक्वायर्ड यूनिट में यानी कि आवर में कन्वर्ट कर लेंगे सर, ताकि सवाल को सॉल्व करने में मेहनत कम लगे। तो समझदारी दिखाते हुए शुरुआत में ही अपने मिनट वाले यूनिट को आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं सर। तो हमें बहुत अच्छे से अपने यूनिटरी मेथड से पता है सर कि 1 मिनट में 1/60 आवर होते हैं। तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा सर? 2 मिनट में 2 इंटू 1/60 यानी कि 2/60 यानी कि 1/30 आवर हो जाएगा। यानी कि अब मैं 2 मिनट के बदले 1/30 आवर का यूज कर सकता हूं सर। इतना सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। अब आगे प्रोसीड करते हैं, फिर से ध्यान से सुनिएगा। देखो अब सवाल में बोट की बात हो रही है, बोट की बात हो रही है यानी कि वाटर बॉडी की बात हो रही है सर। यानी कि सबसे पहले अपने डायग्राम में वाटर बॉडी को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हमने अपने वाटर बॉडी के पानी के सरफेस को एक स्ट्रेट लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक लेवल लाइन से रिप्रेजेंट कर लिया सर। अब अपना पहाड़ भी बना लेते हैं 150 मीटर ऊंचा। तो यहां पे मान लो ये हमने अपना 150 मीटर ऊंचा पहाड़ भी बना लिया सर। इतना सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। अब समझिएगा बात को। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके जो ऑब्जर्वर भैया हैं ये इसी पहाड़ के टॉप पे है। अब क्या आपके ऑब्जर्वर भैया के डायमेंशंस पे बात हुई? नहीं हुई सर। यानी कि ऑब्जर्वर को एक पॉइंट ऑब्जर्वर की तरह ट्रीट करेंगे। यानी कि ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा सर, यही मेरे ऑब्जर्वर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब बोट की बात कर लेते हैं। बोट कहां होगा सर? यही पानी के सरफेस पे होगा। क्या बोट के डायमेंशंस पे बात हुई? नहीं हुई सर। यानी कि आपका जो बोट होगा वो भी एक पॉइंट से ही रिप्रेजेंट होने वाला है। अब ध्यान दीजिएगा, आपकी मर्जी है सर, या तो आप अपने बोट को इस तरफ रिप्रेजेंट कर लो या फिर आप अपने बोट को इस तरफ रिप्रेजेंट करके एनालिसिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरफ से भी आगे बढ़ सकते हो, आप इस तरफ से भी आगे बढ़ सकते हो। अब देखो बोट की मूवमेंट के बारे में क्या बताया गया है। तो आपको बोला जा रहा है सर कि आपकी बोट इस तरीके से सेल कर रही है कि वो सेल करती हुई पहाड़ से दूर की तरफ जा रही है। इसका मतलब यह है सर कि अगर मैं अपने इस वाले फिगर को कंसीडर करता हूं तो मेरी बोट इस तरीके से मूव कर रही है कि वो सेल करती हुई पहाड़ से दूर जा रही है। यानी कि बोट का मूवमेंट का डायरेक्शन इस फिगर के हिसाब से ये होना चाहिए सर। अगर मान लो कोई दूसरा स्टूडेंट ये वाला फिगर कंसीडर करता तो उसके लिए बोट के मूवमेंट का डायरेक्शन क्या हो जाता सर? ये हो जाता, क्योंकि यही मुझे बता रहा है कि बोट सेल करती हुई पहाड़ से दूर जा रही है सर। इतना सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। अब मान लो हम रैंडमली इस वाले फिगर से एनालिसिस कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा सर। तो इस वाले को रब कर लेते हैं, इस वाले से एनालिसिस को देख लेते हैं सर। अब देखो सर, इसी बोट को देख रहा है हमारा ऑब्जर्वर। तो मान लो किसी मोमेंट पे जब हमारे ऑब्जर्वर भैया ने बोट को पहली बार देखा तो बोट उसको यहां कहीं पे दिखी है सर। क्लियर हो गया? अब देखो सर, इसी बोट को देखा जा रहा है, यानी कि यही जो बोट है सर, ये मेरे ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है। अब मुझे बहुत अच्छे से पता है सर कि मेरे बोट के मूवमेंट का डायरेक्शन ये है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 2 मिनट के बाद ऑब्जर्वर भैया फिर से इसी बोट को देखेंगे तो बोट आगे बढ़ चुका होगा। अब मान लो हमारे रिक्वायर्ड डायरेक्शन के हिसाब से जब 2 मिनट के बाद ऑब्जर्वर भैया ने फिर से बोट को देखा तो अब बोट यहां पे पहुंच चुका है। तो अगेन सर, अब इस केस में यही ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसको भी हमने अपने फिगर में हाईलाइट कर लिया। अब बात को समझिएगा। तो सर बोट को यहां से यहां आने में ये जो गैप है, ये टाइम गैप कितने का है सर? 2 मिनट का है।
क्योंकि हमने यहां पे अज्यूम किया है कि जब पहली बार ऑब्जर्वर भैया ने बोट को देखा तो बोट उनको यहां पे दिखी, और 2 मिनट के बाद देखा तो बोट उनको यहां पे दिखी सर। यानी कि इस ड्यूरेशन को ट्रैवल करने के लिए बोट को कितना टाइम लगा है सर? 2 मिनट लगे हैं। कितना टाइम लगा है सर? 2 मिनट लगे हैं। इसको हमने यहां पे हाईलाइट कर लिया और इसी को आवर में कन्वर्ट किया है तो आ रहा है सर 1/30 आवर। इतना सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। तो यहां पे सर ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट की कहानी आपको डायरेक्टली नहीं बताई गई है। आपको जो मैंने फ्रॉम ऑफ का शॉर्टकट सिखाया है उस शॉर्टकट को अप्लाई करोगे तब ये कहानी पता चलेगी। अब देखो यहां पे इस फ्रॉम ऑफ के शॉर्टकट की इंटरेस्टिंग बात क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो अगर आप अपने एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन वाली लाइन को पढ़ोगे सर, तो इस लाइन में आपको देखो क्या दिख रहा है सर, ये जो फ्रॉम का इस्तेमाल दिख रहा है, ये फ्रॉम आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये जो फ्रॉम है सर ये एंगल के बारे में बता रहा है। तो अपनी इस लाइन में ऑफ को ढूंढेंगे तो अगेन मुझे दिख रहा है सर ये जो ऑफ है किसी काम का नहीं है। काम का कौन वाला ऑफ है सर? ये वाला ऑफ है। और ये जो ऑफ है ये मुझे बोट के बारे में बता रहा है। तो इससे मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है सर कि मेरा जो बोट है वही ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो आप कहोगे सर कि इस लाइन में फ्रॉम की तो बात हो ही नहीं पाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ की तो बात हो गई ना। तो ऑफ से अगर आपको ऑब्जेक्ट मिल गया है तो कॉमन सेंस से समझ में आता है सर कि जो बचा रह गया वही ऑब्जर्वर का काम कर रहा होगा। और अगर यहां से पता नहीं करना तो एक और तरीके से ऑब्जर्वर के बारे में पता कर सकते हो। और यह चीज कई बार सवाल आपके साथ कर सकता है कि ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जर्वर के बारे में एक ही लाइन में ना बता के अलग अलग लाइन में बता दे। थोड़ा सा पहले वाले लाइन को पढ़िए। तो पहले वाले लाइन को पढ़िएगा ना तो आपको फ्रॉम का इस्तेमाल मिलेगा। देखना पहला वाला जो लाइन है सर ये एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन बताने वाला लाइन नहीं है, उसके बाद भी आपको यहां पे फ्रॉम का इस्तेमाल मिल रहा है। किसके लिए मिल रहा है सर? तो आपके पहाड़ की चोटी के लिए मिल रहा है। तो इससे मुझे क्लियर है कि मेरे जो ऑब्जर्वर भैया हैं वो पहाड़ की चोटी पे है। तो देखो मैं आपको यहां पे समझाना क्या चाहता हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब आप फ्रॉम ऑफ के ट्रिक का इस्तेमाल करोगे तो कई बार ऐसा हो सकता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन बताने वाली लाइन में दोनों की जानकारी ना दे, एक की जानकारी वहां पे दे, एक और की जानकारी किसी दूसरे लाइन में दे। तो आंखों को खुली रखना और दिमाग को भी खुले रखते हुए काम करना सर। इतना सभी को क्लियर हुआ? और ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि आपको पता है कि एनालिसिस की यही 2 पॉइंट्स है यहां पे कुल मिला के। और अगर मुझे ऑब्जर्वर या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में किसी एक के बारे में भी पता लग जाता है तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्या है ये क्लियर हो जाता है। इस लाइन का यूज लेने की जरूरत भी नहीं थी, सीधे यहां से भी पता कर सकते थे सर। इतना सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। अब जब सब कुछ क्लियर है सर तो यहां पे एंगल की कहानी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो एंगल बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल चाहिए सर, लाइन ऑफ साइट चाहिए। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल, ऑब्जर्वर अपनी आंखों से सीधा देख लेगा, हॉरिजॉन्टल मिल जाएगा सर। तो हॉरिजॉन्टल बिल्कुल बारीकी से यहां पे अपनी सीधी लाइन से हमने रिप्रेजेंट कर लिया। तो हॉरिजॉन्टल की यहां पे बात कर ली। अब लाइन ऑफ साइट की बात करते हैं सर। तो सर इसको ज्वाइन कर लेंगे, एक लाइन ऑफ साइट मिलेगा। अगेन इसको ज्वाइन कर लेंगे सर, दूसरा वाला लाइन ऑफ साइट भी मिल जाएगा। तो दोनों लाइन ऑफ साइट ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने अपना पहला वाला लाइन ऑफ साइट बना लिया सर, ये पहला वाला बन गया। अब दूसरा वाला लाइन ऑफ साइट भी ड्रॉ कर लेते हैं सर। तो ये दूसरा वाला लाइन ऑफ साइट भी हमने यहां पे ड्रॉ कर लिया। अब एंगल की बात कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल यहां पे तो सर यही है। अब ध्यान दीजिएगा सर, अगर मैं इस रेड वाले लाइन ऑफ साइट की बात करूंगा तो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में हमारे काम का एक्यूट एंगल, ये रेड वाला एंगल मुझे दिख रहा है। अब अगेन इसी तरीके से अब अगर मैं अपने ब्लैक वाले लाइन ऑफ साइट की बात करूंगा सर, तो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में ये ब्लैक वाला एंगल मुझे बनता हुआ दिख रहा है। अब यहां पे मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है सर कि ब्लैक वाला एंगल रेड वाले के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा है। अब अपने एंगल ऑफ डिप्रेशन का डाटा देखिए, तो आपको जो 2 एंगल मिल रहे हैं सर वो है 60 डिग्री और 45 डिग्री। बड़ा कौन है सर? 60 डिग्री। यानी कि मुझे अपने फिगर को देख के पता लग रहा है सर कि बड़ा वाला ब्लैक एंगल है, यानी कि यही बड़ा वाला क्या होना चाहिए सर? 60 डिग्री होना चाहिए। तो अगर ब्लैक वाला 60 हो गया है सर, यानी कि रेड वाला क्या हो जाएगा आपका? 45 डिग्री हो जाएगा। अब यहां पे जब आगे बढ़े सर तो हमें क्लियर हो रहा है
कि दो लाइन ऑफ साइट है, यानी कि दो ट्रायंगल मिलेंगे एनालिसिस के लिए। एक ये वाला ट्रायंगल मिलेगा सर, एक ये वाला ट्रायंगल मिलेगा। और आपको यह भी बहुत अच्छे से पता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले सवालों में जो एंगल आपको मिलता है वो आपके काम का एंगल नहीं होता, क्योंकि वो आपके ट्रायंगल के अंदर का एंगल नहीं होता। आपको जो एंगल मिलता है वहां पे आप या तो पैरेलल लाइन के कंसेप्ट से या फिर 90 डिग्री के कंसेप्ट से अपने ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल पे पहुंचते हो। तो पहुंचो अंदर वाले एंगल पे। तो आपको दिख रहा है सर ये भी पैरेलल आपस में हो जाएगा, क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल है। तो अगर दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे सर, और इस केस में अगर मैं अपने रेड वाली लाइन को ट्रांसवर्सल कह देता हूं तो तुरंत कह दूंगा सर कि ये जो रेड वाला एंगल होगा ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अगेन सर अगर मैं अपने ब्लैक वाले लाइन को ट्रांसवर्सल कह देता हूं तो ब्लैक वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। सेम रीजन सर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो अब अपने अंदर के एंगल्स पे हम पहुंच चुके हैं। इतना फटाफट नोट डाउन करिए। अब बेकार की चीजों को यहां से रब करके हटा देते हैं सर, बेकार की चीजों को यहां से रब करके हमने हटा दिया। अब अपने 30% वाले अप्रोच पे चलते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो 30% वाला अप्रोच, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो आपको क्या निकालना है सर, बोट की स्पीड निकालनी है। अब समझिएगा बात को। देखो यहां पे बोला नहीं गया है, लेकिन आपको बाय डिफॉल्ट समझना पड़ेगा कि पूरे जर्नी के दौरान जो भी बोट की स्पीड है वो कांस्टेंट रही है। समझिएगा बात को, यहां पे ये चीज बोली नहीं गई है, लेकिन आपको बाय डिफॉल्ट समझना पड़ेगा कि पूरे जर्नी के दौरान जो बोट की स्पीड रही है सर वो कांस्टेंट रही है। इसका मतलब यह है सर कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस जर्नी के दौरान जो बोट की स्पीड है वही तो इस जर्नी के दौरान भी बोट की स्पीड है, इसको समझने में कोई दिक्कत क्या किसी को नहीं होनी चाहिए। देखो यहां पे अलग से मेंशन करके नहीं बोला गया है, लेकिन सवाल के एनालिसिस से आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि पूरे जर्नी के दौरान मेरा जो बोट है वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो अगर ऐसा है सर तो इस सिचुएशन में मैं कह सकता हूं कि इस पोर्शन के लिए जो भी बोट की स्पीड है सर वही बोट की स्पीड तो इस पोर्शन के लिए भी है। अब स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए सर, तो स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस और टाइम चाहिए। अब फिगर का एनालिसिस करके आप ये वाली डिस्टेंस निकाल लोगे, ये वाली भी निकाल लोगे सर, लेकिन इस वाले ड्यूरेशन के लिए आपको टाइम गिवन नहीं है सर। यानी कि आप इसका डिस्टेंस तो निकाल लोगे, लेकिन इस ड्यूरेशन का टाइम आपको नहीं पता है। इसी वजह से इस पोर्शन के लिए तो आप स्पीड की बात नहीं कर पाओगे। लेकिन यहीं पे जब आप इस पोर्शन पे आ जाओगे सर तो यहां पे डिस्टेंस तो निकाल ही लोगे, और इसके लिए आपको टाइम का डेटा भी गिवन है। यानी इससे आपको क्लियर है सर कि स्पीड निकालने के लिए मुझे अपने फिगर में इस वाले पोर्शन को मेनली निकालना जरूरी है। देखो स्पीड यहां से भी आ जाता अगर मुझे यहां का टाइम पता होता, लेकिन यहां का तो टाइम पता नहीं है। सवाल ने तो मुझे कहीं नहीं बताया कि मेरे इस क्या कहते हैं पहाड़ के फुट से मेरे नाव को सेल करते हुए यहां तक आने में कितना टाइम लगा, यह डाटा तो मुझे गिवन नहीं है। अगर गिवन होता सर तो इस पोर्शन से भी मैं स्पीड निकाल सकता था, लेकिन चूंकि यहां का पूरा डाटा नहीं है इसी वजह से मुझे यहां ना पड़ा सर, और अब मैं यहां के लिए स्पीड की बात कर सकता हूं। तो मुझे बहुत अच्छे से यह क्लियर है सर कि स्पीड निकालने के लिए मुझे इस वाले डिस्टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यह मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है सर। अब ध्यान दीजिएगा, यानी अब अगर मैं अपने 30% वाले अप्रोच को पूरे तरीके से यहां पे यूज करूं तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में tan का इस्तेमाल करूंगा तब काम होगा। अब ध्यान दीजिए, आपको क्या दिख गया है सर, 45 डिग्री दिख गया है। 45 डिग्री दिखने पे तुरंत खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि जब आप tan का इस्तेमाल करोगे तो ट्रायंगल का पी बी बराबर निकल के आ जाएगा। अब 45 डिग्री बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में है, तो बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल का जो P और B होगा वो बराबर हो जाएगा सर। यानी कि अगर ये 150 मीटर है तो ये पूरा बेस भी 150 मीटर का हो जाएगा सर। तो यहां पे इस चीज को भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो बड़े वाले के लिए तो एनालिसिस कर लिया सर। अब अपने छोटे वाले ट्रायंगल पे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो छोटे वाले के लिए एंगल है 60, तो tan के साथ 60 जाएगा सर। tan 60 डिग्री बराबर फिगर के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है सर, 150 मीटर डिवाइडेड बाय बेस। इसका मतलब यह है सर कि इस पोर्शन का इस्तेमाल हो रहा है।
अब इस पोर्शन का चूंकि इस्तेमाल हो रहा है, इसको कोई वेरिएबल मान लेते हैं। मान लो इसको मैंने क्या मान लिया सर, कुछ x मीटर का मान लिया। क्लियर हो गया? तो यहां पे क्या हो जाएगा सर, 150/x। अब ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है सर कि पूरा 150 मीटर है, इतनी दूर x है, तो ये इतना पोर्शन कितना हो जाएगा आपका, 150 - x मीटर हो जाएगा। सर ये भी मेरे अजम्पशन से मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है। ये सभी को समझ में आ रहा है सर? समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू निकाल लेते हैं सर। तो यहां से अगर x की वैल्यू निकाले तो x बराबर हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई tan 60, जिसकी वैल्यू होती है √3। रैशनलाइज कर लेंगे सर तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 150 √3 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर यानी कि 3, तो 350 यानी कि 50 √3 मीटर। अब देखो x की वैल्यू आ गई, यानी कि ये डिस्टेंस निकल के आ गया। तो क्या ये नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे सर? तो 150 में इसको घटा दोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, और इस डिस्टेंस के लिए टाइम भी आपको गिवन है, तो आप स्पीड की बात कर सकते हो सर। तो अब आगे प्रोसीड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे कलर चेंज कर लेते हैं यहां पे थोड़ा सा। अब देखो यहां पे, तो सर वो डिस्टेंस मेरा रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो जाएगा यहां पे सर 150 - x, यानी कि 150 - 50 √3 हो जाएगा। सर सभी को क्लियर है? तो इतना मीटर। ठीक है, अब देखो मैंने आपको हर बार बोला है कि जब तक कैलकुलेशन की जरूरत बिल्कुल ना पड़ जाए तब तक कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए। अब देखो यहां पे चीजें कॉमन होती हुई दिख रही है, कॉमन निकाल के बस रख लो। तो 50 कॉमन होता हुआ दिख रहा है, निकाल लिया सर। यहां पे बचा 3 माइनस यहां पे बचा √3, इतना मीटर। दैट्स इट, अपने डिस्टेंस को यहां पे निकाल के रख लिया। अब मुझे अपने एनालिसिस से यह क्लियर था सर कि ये वाला डिस्टेंस आ गया, तो स्पीड की भी बात कर लेंगे। तो स्पीड ऑफ द बोट क्या बोल दोगे? स्पीड ऑफ बोट बोल देंगे सर। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम होता है। इतना क्लियर हुआ? अब ध्यान दीजिएगा यहां पे। अब यहां पे मैं तुरंत कह सकता हूं सर कि हमारा जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो निकल के आ चुका है। कितना आया है सर? ये आया है यहां पे 50, 3 - √3 डिवाइडेड बाई टाइम। अब देखो टाइम कौन सा लेना है? आवर वाला लेना है, हमने देख लिया था सर शुरुआत में, यानी कि 1/30। ध्यान दीजिएगा, डिवाइडेड बाई 1/30। अब ये जो पूरी स्पीड आपकी आ रही है ना सर, इसकी यूनिट है आपकी मीटर पर आवर। क्लियर हो गया? तो इसको सॉल्व करेंगे तो 30 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा सर, तो ये हो जाएगा 50 × 30 और ब्रैकेट के अंदर 3 - √3 मीटर पर आवर। यही यूनिट सेम चलेगा सर। अब ये हो जाएगा सर 1500, 5 3 = 15 और 2 0, और यहां पे 3 - √3, इतना मीटर पर आवर। अब देखो ऐसे आंसर स्पीड का छोड़, मतलब स्पीड का आंसर ऐसे छोड़ देना उतना सही नहीं लगता है। इसको डेसिमल में थोड़ा कन्वर्ट कर लीजिए। तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे सर, देख लेते हैं। 3 माइनस कितना करना है? 1.732 करना है। तो यहां पे 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 2 में से 1 1, 1.268 इसको सॉल्व करके आया, और 2 0 यानी इससे 100 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा सर 15 × 126.8, इतना मीटर पर आवर। इसको और सॉल्व करके देखते हैं, ध्यान दीजिए सर। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो 126.8 × 15। अब देखो तुमको मैं क्यों कहता हूं कि 25 तक का टेबल याद रखो, जरूरत पड़ जाती है। देखो यहां पे तो 15 4 = 60, 15 5 = 75, 15 6 = 90, 15 7 = 105, 15 8 = 120, 0 कैरी हो गया सर 12। अब 15 4 = 60, 15 5 = 75, 15 6 = 90, 100, 102 का 2 कैरी हो गया यहां पे 10। इसके बाद 15 2 = 30 + 10 40 का 0 कैरी 4, 15 1 = 15 + 4 19, 1 0 यहां पे, यानी कि ये सॉल्व होके एक बार में आ गया सर 1902 मीटर पर आवर। ये आपका स्पीड डेटा के फॉर्म में निकल के आ गया। देखो आंसर यहां पे भी छोड़ सकते थे लेकिन उतना सही नहीं लग रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको प्रॉपर आप कन्वर्ट करके अपना जो भी आंसर आए उसको डिजिट्स में निकाल लेना। तो हमारी स्पीड निकल के आ चुकी है बोट की। अब देखो यहां पे आपसे सवाल एक एड ऑन क्वेश्चन भी कर सकता था। देखो एड ऑन क्वेश्चन क्या कर सकता था, ध्यान से सुनना। हो सकता था सवाल आपसे पूछ दे कि अगर मेरा बोट यहां पे सर क्या कहते हैं,
अपने पहाड़ के बॉटम से एक कांस्टेंट स्पीड से चलता हुआ आ रहा है, तो इस ड्यूरेशन के लिए टाइम बताइए क्या होगा। यानी इतना चलने के लिए बोट को कितना टाइम लगेगा, कैलकुलेट करके बताइए। यह भी आपसे पूछ सकता था। तो टाइम क्या होता है सर? टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब देखो, स्पीड आप निकाल चुके हो और आपको यहां पे बहुत अच्छे से पता है सर कि पूरी जर्नी में मेरे बोट की जो भी स्पीड है वो बिल्कुल कांस्टेंट है। यानी ये स्पीड का डेटा आप यूज कर सकते हो, और ये एक्स, ये डिस्टेंस आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। जो भी वैल्यू आया था डाल दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका टाइम निकल के आ जाएगा। तो टाइम की वैल्यू मिनट में निकालना आपका होमवर्क रहेगा। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा निकाल के। फटाफट नोट डाउन करिए सर। एक अच्छा सवाल, एक इंटरेस्टिंग सवाल, एक इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर, ध्यान दीजिएगा। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल, और ये सवाल भी हमसे बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। कब पूछा गया था सर? तो ये सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में 2017 में पूछा गया था। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 120 मीटर हाई टावर a man observes two cars on the opposite sides of the tower and in straight line with the base of tower with angles of depression as 60 degree and 45 degree. Find the distance between the cars. Take root 3 is equal to 1.732. अब सवाल के एनालिसिस पे चलते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सवाल में मेनली तीन चीजों पे चर्चा चल रही है, दो कार्स और एक टावर। अब देखो इन तीन चीजों पे किस तरीके से चर्चा चल रही है। तो सवाल कह रहा है कि एक 120 मीटर ऊंची टावर है और उसी टावर के टॉप पे हमारे ऑब्जर्वर भैया हैं। अब देखो ऑब्जर्वर भैया क्या देख रहे हैं, तो ऑब्जर्वर भैया दो कारों को देख रहे हैं जो कि टावर के अपोजिट साइड्स में। अब देखो ये जो दो कारें हैं ये किस तरीके से लोकेटेड है, तो आपको कहा जा रहा है सर कि ये दो कारें इस तरीके से लोकेटेड है कि ये दो कारें और इसके साथ साथ आपके टावर का बेस तीनों मिलके एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। इसके बाद सवाल कहता है सर कि जब ऑब्जर्वर भैया इन दो कारों को देख रहे हैं तो जो भी एंगल्स की कहानी बन रही है इसका डेटा आपको गिवन है। फाइनली आपसे इन्हीं दोनों कारों के बीच की डिस्टेंस पूछी जा रही है सर। तो फटाफट एनालिसिस पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा सर। तो टावर की बात हो रही है, यानी कि सबसे पहले जमीन बना लेते हैं सर, ग्राउंड बना लेते हैं। तो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन से, एक लेवल लाइन से, एक स्ट्रेट लाइन से अपने ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर लिया। अब इसी पे अपना 120 मीटर ऊंचा टावर भी बना लेते हैं। तो अपना 120 मीटर ऊंचा टावर भी हमने यहां पे ड्रॉ कर लिया सर। तो सवाल मेरे को कह रहा था कि इसी टावर के टॉप पे हमारे ऑब्जर्वर भैया हैं। तो क्या ऑब्जर्वर भैया के डायमेंशंस पे बात हुई? नहीं हुई सर। यानी कि ऑब्जर्वर भैया को एक पॉइंट की तरह ट्रीट करना है। इतना सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। अब देखो कारों के बारे में क्या बताया जा रहा है। तो आपको बोला जा रहा है सर कि जो दो कारें हैं वो टावर के अपोजिट साइड्स में है। यानी कि एक कार इस तरफ कहीं है सर, एक कार इस तरफ कहीं है। अब गलती से भी दोनों कारों को एक साइड मत मान लेना सर, यह ब्लंडर हो जाएगा, क्योंकि सवाल ने क्लियर किया है कि दोनों कारें इस तरीके से हैं कि टावर के अपोजिट साइड से, यानी कि एक इस तरफ है एक इस तरफ है, और इस तरीके से हैं कि ये दोनों कारें और इसके साथ साथ आपके टावर का बेस तीनों मिलके एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। अब समझिएगा बात को सर, आपके टावर के बेस से पास करने वाली यही ब्लैक वाली स्ट्रेट लाइन है। तो अपने स्टेटमेंट से मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है सर कि मैं जो अपने दोनों कारों को ड्रॉ करूंगा वो इसी स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ करने वाला हूं। क्या आपके कार्स के डायमेंशंस पे बात हुई? नहीं सर। यानी कि आपके जो कार्स होंगे वो पॉइंट से रिप्रेजेंट होने वाले हैं। तो यहां पे एक कार को इस साइड में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया सर, दूसरे कार को कुछ यहां पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया। क्लियर हो गया सर? और यहां पे हमारी दोनों कारें सर सवाल में दी गए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। यानी कि हमारी दो कारें टावर के अपोजिट साइड्स में इस तरीके से हैं कि दोनों कारें और इसके साथ साथ टावर का बेस तीनों मिलके एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई भी कर रहा है सर। इतना सभी को समझ में आया? आना चाहिए। तो हमारे ऑब्जर्वर भैया देख क्या रहे हैं सर? कारों को देख रहे हैं। यानी कि यही जो दो कारें हैं सर यही मेरे ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रही है। अब ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट की कहानी सवाल ने आपको डायरेक्टली नहीं बताई,
यहां पे सवाल में फ्रॉम ऑफ वाले मेरे ट्रिक की मदद से आप बड़ी आसानी से पता कर लोगे कि ऑब्जर्वर कहां लोकेटेड है और ऑब्जेक्ट की तरह क्या ट्रीट हो रहा है। इतना सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। अब देखो मेन डाउट आपके दिमाग में क्या आना चाहिए। आप ऑब्जर्व कर रहे होगे कि सर ने टावर के बेस से दोनों कारों की दूरी अलग अलग मानी है। आप ऑब्जर्व कर रहे होगे कि सर ने टावर के बेस से दोनों कारों की जो दूरी है सर ये अलग अलग ली है, एक क्यों नहीं ली? यानी आपके मन में डाउट आ सकता है सर कि आपने जब दोनों कारों को लोकेट किया तो आपने सर दोनों कारों को टावर के बेस से अलग अलग डिस्टेंस पे लोकेट किया, सेम डिस्टेंस पे क्यों नहीं लोकेट किया सर? तो इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। सर अगर सेम डिस्टेंस पे लोकेट होता तो उस सिचुएशन में जो भी एंगल ऑफ डिप्रेशन की कहानी आती वो सेम आती। क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन की कहानी सेम आ रही है सर? अपने एंगल के डेटा को देख के पता लग रहा है सर कि एंगल्स की कहानी सेम नहीं है, जो कि ये बोल रहा है कि आपकी दोनों कारें टावर के बेस से अलग अलग डिस्टेंस पे होनी चाहिए। तो बिल्कुल रैंडमली एक कार को यहां पे रख दिया, एक कार को यहां पे रख दिया, इस तरीके से कि टावर के बेस से अलग अलग डिस्टेंस पे हो सके। तो इतना कंफर्म है कि टावर के बेस से दोनों कारें सेम डिस्टेंस पे तो नहीं होगी, तो अलग अलग डिस्टेंस पे मैंने अपने दोनों कारों को ड्रॉ कर लिया बिल्कुल रैंडमली। इतना सभी को समझ में आया? आना चाहिए। अब फिगर में आगे बढ़ते हैं सर और एंगल्स की बात कर लेते हैं। तो एंगल्स की बात करने के लिए हमें बहुत अच्छे से पता है सर कि हॉरिजॉन्टल चाहिए, लाइन ऑफ साइट चाहिए। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल, तो ऑब्जर्वर अपनी आंखों से सीधा देख लेगा सर, तो हॉरिजॉन्टल मिल जाएगा। तो हमने यहां पे अपने हॉरिजॉन्टल को भी ड्रॉ कर लिया। अब बारी लाइन ऑफ साइट की, तो एक बार इसको ज्वाइन कर देंगे तो एक लाइन ऑफ साइट आ जाएगा सर, इसको ज्वाइन कर देंगे तो दूसरा वाला लाइन ऑफ साइट भी आ जाएगा। दोनों लाइन ऑफ साइट ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पे सर ये हमारा एक लाइन ऑफ साइट हो गया। अरे भैया सीधी लाइन कभी नहीं बनती, हाँ बन गई सीधी लाइन। तो एक लाइन ऑफ साइट हो गया सर, और यहां पे ये हमारा दूसरा वाला लाइन ऑफ साइट भी हमने ड्रॉ कर लिया सर। दोनों लाइन ऑफ साइट्स को ड्रॉ कर लिया। अब एंगल की बात करते हैं सर। तो यहां पे अब एंगल की बात करेंगे सर, तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल रहा। अब इस लाइन ऑफ साइट की बात करूं तो इनके बीच में काम का जो एक्यूट एंगल बनता हुआ दिख रहा है सर, ये मुझे ये वाला एंगल बनता हुआ दिख रहा है। अब दूसरे वाले लाइन ऑफ साइट पे चलते हैं। तो इस लाइन ऑफ साइट की बात कर दे सर, तो हॉरिजॉन्टल और इसके बीच में काम का जो एंगल मुझे मिल रहा है सर, वो ये ब्लू वाला एंगल मिल रहा है। अब यहां पे बात को समझिएगा, आपने अभी जिस तरीके से डायग्राम बनाया है उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सर कि पर्पल वाला एंगल ब्लू वाले के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा है। आपके डायग्राम के हिसाब से आपको बहुत क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है सर कि यह एंगल ज्यादा बड़ा वाला होगा, ये छोटा वाला होगा। यानी कि अपने डायग्राम के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आपको समझ में आ रहा है सर कि यहां पे डेटा में बड़ा वाला एंगल 60 डिग्री है, यानी कि सर यही पर्पल वाला एंगल 60 डिग्री होना चाहिए और यही ब्लू वाला एंगल आपका 45 डिग्री होना चाहिए। आपको बहुत अच्छे से अपने फिगर के ऑब्जर्वेशन से ही क्लियर हो रहा होगा। अब मान लो कोई स्टूडेंट कहता है सर नहीं क्लियर हो रहा, तब क्या करें? अब देखो इस सिचुएशन के लिए भी कैसे काम करना है हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो आपको बहुत अच्छे से पता है सर कि एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले सवालों में जो भी एंगल की गाथा मिलती है वो डायरेक्टली मेरे काम की नहीं होती, क्योंकि मुझे अपने ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं सर, उस बाहर वाले एंगल से अंदर वाली एंगल की ओर जाते हैं दो रास्तों की मदद से, या तो पैरेलल लाइन का रास्ता या 90 डिग्री का रास्ता। अब मान लो यहां पे मैं पैरेलल लाइन के रास्ते का इस्तेमाल करता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो सर ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, यानी कि दोनों आपस में पैरेलल। अब अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल कह दूं सर, तो इस सिचुएशन के लिए कह दूंगा कि ये जो पर्पल एंगल होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, ये जो पर्पल एंगल होगा सर वो इसी पर्पल एंगल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब अगर मैं इस ब्लू वाले ट्रांसवर्सल की बात कर दूं तो इसके लिए कह दूंगा सर कि ये जो एंगल हो जाएगा ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। मेरा कंफ्यूजन क्या है सर? मेरा कंफ्यूजन ये पता करने में है कि दोनों में से कौन सा एंगल मेरे फिगर के हिसाब से 60 डिग्री होगा, कौन सा 45 डिग्री होगा। अब देखो क्या दिमाग लगाता हूं, तो दो लाइन ऑफ साइट है, यानी कि दो राइट एंगल ट्रायंगल तो मिलने ही चाहिए सर, और मुझे दिख भी रहे
कि एक इस लाइन ऑफ साइड से ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है सर, इस लाइन ऑफ साइड से ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है सर। अब दोनों ट्रायंगल को जब आप ऑब्जर्व करिएगा सर, अलग अलग मैं ड्रॉ करके बना देता हूं, दोनों ट्रायंगल में आप ऑब्जर्व करिएगा सर कि ये वाला जो साइड है ये कॉमन है। तो आपने जिस हिसाब से एंगल की बात की है उसके हिसाब से आपका कॉमन साइड क्या है सर, परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। तो कॉमन परपेंडिकुलर के लिए जो कंसेप्ट सिखाया था अप्लाई कर दीजिए। कंसेप्ट कहता है सर, अगर आपको दो ऐसे ट्रायंगल्स को कंपेयर करना है जिनमें परपेंडिकुलर कॉमन है या फिर परपेंडिकुलर की लेंथ सेम है, तो उस केस में हमेशा याद रखिएगा कि जितना छोटा एंगल होगा उतना बड़ा बेस होगा। अब इस कंसेप्ट को यहां लगा दोगे सर तो तुरंत कह दोगे कि दोनों ट्रायंगल में इसका ज्यादा बड़ा बेस है सर, यानी इसका वाला एंगल छोटा होना चाहिए। अब इसमें से छोटा एंगल कौन है सर, 45, यानी कि ये 45 होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली क्लियर है कि इसको 60 डिग्री होना पड़ेगा सर। तो आप इस कंसेप्ट से भी अंदर के एंगल पे पहुंच सकते थे। अब यहां से वापस ड्रॉ कर लो, ये 60 है यानी कि ये 60 है, ये 45 है यानी कि ये 45 है। तो आप ऐसे भी पता कर सकते थे सर, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी कहानी सभी को क्लियर हुई क्या? क्लियर होनी चाहिए। अब ये जो 120 मीटर है ना, उसको मैं थोड़ा यहां साइड में लिख लेता हूं क्योंकि ये लाइंस थोड़े मजेदार नहीं लग रहे सर। इसको थोड़ा यहां पे इस तरीके से साइड में लिख लेते हैं। इसको पहले रब कर लेते हैं यहां से और यहां पे लिख लेते हैं सर 120 मीटर। ठीक है, अब ज्यादा बढ़िया लग रहा है। क्लियर हो गया सर। अब फिगर में जैसे नामकरण करते हैं नामकरण भी कर लेंगे। अब देखो मुझे कुल मिला के निकालना क्या, मुझे अपने दोनों कारों के बीच की दूरी निकालनी है। एक कार सर ये रहा हमारा, दूसरा कार ये रहा हमारा, दोनों के बीच की दूरी यानी कि ये वाला डिस्टेंस मुझे यहां पे कैलकुलेट करना है। अब यहां पे समझ में आ रहा है सर कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये डायरेक्टली तो आएगा नहीं, क्योंकि यहां पे ये जो पूरा डिस्टेंस है ये आधा आधा ट्रायंगल में बटा हुआ है सर। यानी इस डिस्टेंस का कुछ हिस्सा इस वाले ट्रायंगल में है और इस डिस्टेंस का कुछ हिस्सा इस वाले ट्रायंगल में है। तो अगर मैं दोनों ट्रायंगल से इन हिस्सों को कैलकुलेट कर लूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा, तो मुझसे जो पूछा जा रहा है उसका मैं बड़ी आसानी से जवाब दे सकता हूं। तो आपको समझ में आ गया कि इन हिस्सों पे बात करनी पड़ेगी। तो इनको क्या करो सर, कुछ वेरिएबल मान लो। क्या करो सर, कुछ वेरिएबल मान लो। तो इसको मान लो मैंने x मान लिया, इसको क्या मान लिया, मानो मैंने कुछ y मान लिया। इतना सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। अब अपने दोनों ट्रायंगल में जब 30% अप्रोच को लगाएंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि दोनों में tan लगाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखो 45 डिग्री दिख गया, तो अगर मैं अपने इस वाले ट्रायंगल में जाऊं जहां पे 45 दिख रहा है सर, तो अपने एनालिसिस से, tan वाले एनालिसिस से तुरंत कह दूंगा P भी ट्रायंगल का बराबर होगा। इस ट्रायंगल के लिए ये P है, ये भी है, ये दोनों आपस में बराबर, यानी कि सर ये जो 120 मीटर है ये भी 120 मीटर, यानी कि y आपने यहां पे कैलकुलेट कर लिया। कितना आया है सर, 120 मीटर। तो इसको हमने यहां पे हाईलाइट कर लिया। क्या निकालना रह गया है सर, बस x निकालना रह गया है। x निकल जाएगा, 120 में जोड़ देंगे, हमें अपने दोनों कारों के बीच की पूरी दूरी निकल के आ जाएगी। तो किस ट्रायंगल की एनालिसिस रह गई है सर यहां पे, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल की एनालिसिस रह गई है। तो यहां पे tan का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो tan के साथ इस ट्रायंगल का एंगल 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर फिगर के हिसाब से परपेंडिकुलर 120 डिवाइडेड बाय बेस कितना है सर, यही x। यहां से x को कैलकुलेट कर लेंगे, x हो जाएगा सर 120 डिवाइडेड बाय tan 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है यहां पे सर √3। इसको रैशनलाइज कर लेंगे सर, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 120 √3 डिवाइडेड बाय नीचे √3 का स्क्वायर यानी कि 3। इसके बाद 3 4 12 यानी कि 40 √3 मीटर आ गया सर। तो मुझे अपने दोनों कारों के बीच की टोटल डिस्टेंस आ चुकी है। क्या हो जाएगा सर, x में 120 को जोड़ दीजिए, x प्लस 120 मीटर, तो ये बन जाएगा सर यहां पे 120 प्लस x की वैल्यू आई है 40 √3 मीटर। इतना लिख दोगे पूरा आपको मिल जाएगा, पूरा नंबर मिल जाएगा। क्लियर है सर। यहां पे आप चाहो तो फर्दर सॉल्व कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्या कर लो, 40 को कॉमन ले लो, यहां पे 3 हो जाएगा प्लस यहां पे √3 हो जाएगा, इतना मीटर। यहां पे आपको दिख रहा है सर कि देखो, यहां पे आपको दिख रहा है सर √3 की वैल्यू दे दी गई है, यानी कि आप यहां पे अपने आंसर को नहीं छोड़ सकते, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो पूरा सॉल्व करोगे तो 40 इंटू 1.732 प्लस 3 कितना हो जाएगा सर,
4.732 हो जाएगा। यहां पे फर्दर सर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 7 4 जा 28, 29 का 9 कैरी 2, 4 4 जा 16, 17 18, इतना हो गया सर। इसके बाद 1 2 3, 1 2 3, यहां पे डेसिमल 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि यही वाला जो डेसिमल है ये इस तरफ आ जाएगा, यानी कि सर 189.28 मीटर दोनों कारों के बीच की दूरी आ चुकी है। फटाफट नोट डाउन करें। देखो मैं ये चीज थोड़ा सा भूल गया था, इसलिए मैंने आपको कह दिया था कि यहां पे भी आंसर छोड़ दोगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। यहां पे सवाल ने मेंशन कर दिया है क्लियरली कि √3 की वैल्यू आपको ये रखनी है, यानी कि सवाल चाहता है कि आप प्रॉपर आंसर को डेसिमल में कन्वर्ट करके जो भी आ रहा है नंबर्स के फॉर्म में निकालो, इरैशनल वे में आंसर को मत छोड़ो। इसी वजह से पूरी वैल्यू प्लेस करके आपको कंप्लीट आंसर यहां पे निकालना पड़ेगा। तो अगेन एक आसान सवाल सर, इस सवाल की भी कहानी खत्म होती है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल, और ये सवाल भी हमसे बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। कब पूछा गया था सर? तो ये सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में 2017 में पूछा गया था। तो समझते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है सर कि 2 पॉइंट्स A and B are on the same side of a tower and in the same straight line with its base. The angles of depression of these points from the top of the tower are 60 degree and 45 degree respectively. If the height of the tower is 15 meter, then find the distance between these points. अब देखो यहां पे सवाल की कहानी क्या है। सवाल कह रहा है कि एक 15 मीटर ऊंची टावर है और उसी टावर के टॉप पे हमारे ऑब्जर्वर भैया है। अब मुद्दा यह है कि ऑब्जर्वर भैया क्या देख रहे हैं? तो ऑब्जर्वर भैया 2 पॉइंट्स को देख रहे हैं और इन्हीं पॉइंट्स को A और B बोला गया है, और इन पॉइंट्स को देखने पे जो भी एंगल्स की कहानी बन रही है उसका पूरा डेटा आपको गिवन है। अब देखो ये जो दोनों पॉइंट्स A और B हैं ये किस तरीके से लोकेटेड है, तो आपको बोला जा रहा है सर कि ये दोनों पॉइंट्स आपके टावर के एक ही साइड में है, और इस तरीके से एक ही साइड में है कि ये दोनों पॉइंट्स टावर के बेस के साथ मिलकर एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। अब फाइनली आपसे इन्हीं दोनों पॉइंट्स A और B के बीच की डिस्टेंस पूछी जा रही है। तो सवाल का एक्सप्लेनेशन अगेन सुनने के बाद आपको बहुत अच्छे से याद आना चाहिए कि हमने इस वैरायटी का सवाल सॉल्व किया है। तो फटाफट काम पे लग जाइए, ध्यान से सुनिए सर। तो सवाल में टावर की बात हो रही है, यानी कि जमीन की बात करनी पड़ेगी सर। तो अपना जमीन बना लेते हैं, अपना ग्राउंड बना लेते हैं। तो हमने अपने ग्राउंड को एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक लेवल लाइन, एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर लिया। अब इस पे अपने 15 मीटर ऊंचे टावर को रिप्रेजेंट कर लेते हैं सर। तो यहां पे हमने अपना 15 मीटर ऊंचा टावर भी बना लिया। क्लियर है सर? 15 मीटर ऊंचा टावर भी बना लिया। अब ऑब्जर्वर भैया कहां पे हैं? तो ऑब्जर्वर भैया इसी टावर के टॉप से नजारा देख रहे हैं सर। अब क्या आपके ऑब्जर्वर भैया के डायमेंशंस पे बात हुई? नहीं हुई सर। यानी कि ऑब्जर्वर एक पॉइंट ऑब्जर्वर बन गया है, यानी कि इसी पॉइंट से हम अपने ऑब्जर्वर को रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये ऑब्जर्वर भैया किसको देख रहे हैं सर? तो 2 पॉइंट्स को देख रहे हैं, A और B। अब ये जो 2 पॉइंट्स है सर किस तरीके से लोकेटेड है? तो आपको कहा जा रहा है सबसे पहले कि ये दोनों पॉइंट्स आपके टावर के एक ही साइड में है। तो यहां पे आपकी पर्सनल चॉइस है, आपकी मर्जी है सर। या तो आप दोनों पॉइंट्स को राइट साइड मान लो या फिर आप दोनों पॉइंट्स को लेफ्ट साइड मान लो, प्योरली आपकी मर्जी है। मान लो मैं रैंडमली ये वाला केस लेके चलता हूं। अब देखो ये जो दोनों पॉइंट्स आपके टावर के एक ही साइड में हैं वो इस तरीके से हैं कि ये दोनों पॉइंट्स आपके टावर के बेस के साथ मिलकर एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करने चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा सर, ये आपके टावर का बेस है और आपके टावर के बेस से यही ब्लैक वाली स्ट्रेट लाइन पास कर रही है। तो इससे मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है कि इसी लाइन पे हम अपने दोनों पॉइंट्स को कंसीडर करने वाले हैं। तो इस साइड अपने दोनों पॉइंट्स को इस लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लो एक पॉइंट को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, दूसरे पॉइंट को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। अब देखो इस सवाल को लेने के पीछे का कारण क्या था? अब यहां पे आप मन में ये सोचोगे कि अपनी मर्जी से किसी भी पॉइंट को A मान लेते हैं, किसी भी पॉइंट को B मान लेते हैं। ऐसा ब्लंडर मत करना। क्यों सर? रेस्पेक्टिवली वर्ड का यहां पे आपको दिख रहा होगा सर।
रेस्पेक्टिवली वर्ड का इस्तेमाल है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना सर, रेस्पेक्टिवली है यानी कि पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा, ये फॉर्मेट चलेगा सर। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि सबसे पहले पॉइंट ए का जिक्र हो रहा है, उसके बाद पॉइंट बी का जिक्र हो रहा है। यानी इस फॉर्मेट के हिसाब से यहां पे मैं कह दूंगा सर कि ए के लिए 60 डिग्री का इस्तेमाल होना चाहिए और बी के लिए 45 डिग्री का इस्तेमाल होना चाहिए। तो बड़े ध्यान से आपको अपने पॉइंट्स को ए और बी मानना है, इन एंगल्स की कहानी को ध्यान में रखते हुए। इसी वजह से फिलहाल सिर्फ पॉइंट्स को ड्रॉ किया, अभी ए और बी नहीं लिखा। जब एंगल की कहानी देख लेंगे ना, उसके बाद ए और बी मार्क करेंगे सर। इसी वजह से यह सवाल आपके लिए मैंने सेलेक्ट किया था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहां पे गलती कर देंगे फिगर ड्रॉ करने में। इतना सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। तो सर इन्हीं पॉइंट्स को देखा जा रहा है, यानी कि सर यही पॉइंट्स मेरे ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं। क्लियर है सर? इसको भी हमने यहां पे मार्क कर लिया। और फाइनली हमसे इन्हीं पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस पूछी जा रही है, यानी कि मेरे फिगर के हिसाब से यही डिस्टेंस मुझसे पूछी जा रही है सर, क्या होगी? क्लियर हो गया? अब एंगल की कहानी बनाते हैं। तो एंगल की कहानी बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल चाहिए सर, लाइन ऑफ साइट चाहिए। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल की बात कर लेते हैं। तो ऑब्जर्वर अपनी आंखों से सीधा देख लेगा सर, तो हॉरिजॉन्टल मिल जाएगा। तो ऑब्जर्वर अपनी आंखों से सीधा देख लेगा सर, हॉरिजॉन्टल मिल जाएगा। तो हमें यहां पे अपना हॉरिजॉन्टल मिल गया। अब लाइन ऑफ साइट कैसे मिलेगा? तो एक बार इससे इसे ज्वाइन करेंगे, एक लाइन ऑफ साइट मिलेगा। अगेन इसके बाद इसे इसे ज्वाइन करेंगे, दूसरा लाइन ऑफ साइट भी मिल जाएगा। दोनों लाइन ऑफ साइट ड्रॉ कर लेते हैं सर। तो हमें यहां पे अपना पहला लाइन ऑफ साइट भी मिल गया और यहां पे अपना दूसरा वाला लाइन ऑफ साइट भी मिल गया सर। अपने दोनों लाइन ऑफ साइट को हमने यहां पे ड्रॉ कर लिया। अब दोनों ही सिचुएशन के लिए जो भी एंगल की कहानी बन रही है सर, उसको भी मार्क कर लीजिए। तो हॉरिजॉन्टल तो ये रहा सर। सबसे पहले अगर अपने ब्लैक वाले लाइन ऑफ साइट की बात कर लूं, तो इनके बीच में हमारे काम का जो एक्यूट एंगल मुझे बनता हुआ दिख रहा है सर, वो यही वाला एंगल है। क्लियर हो गया? अब मैं अपने इस पर्पल वाले लाइन ऑफ साइट की बात कर लेता हूं सर। तो हॉरिजॉन्टल और इस वाले लाइन ऑफ साइट के बीच में हमें जो अपने काम का एक्यूट एंगल बनता हुआ दिख रहा है सर, वही ये पर्पल वाला डबल लाइंड एंगल है। दोनों एंगल्स को यहां पे मार्क कर लिया। अब देखो सर, यहां पे क्लियरली अपने ड्रॉन फिगर से मुझे ऑब्जर्व हो रहा है कि पर्पल वाला एंगल ब्लैक वाले के कंपैरिजन में बड़ा है। और यहां पे जब अपने एंगल्स की कहानी को देखूंगा तो मुझे समझ में आ रहा है सर कि बड़ा वाला एंगल 60 है, छोटा वाला 45 है। यानी इससे मुझे क्लियर हो रहा है सर कि यही पर्पल वाला बड़ा एंगल है, यानी कि यही 60 होना चाहिए। और फिगर के हिसाब से यही ब्लैक वाला क्या हो जाएगा सर, मेरा 45 डिग्री हो जाएगा। इतना सभी को क्लियर हुआ? क्या क्लियर होना चाहिए? अब आगे प्रोसीड करते हैं, फिर से ध्यान से सुनिएगा। अब मुझे पता है सर कि एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला सवाल है, तो ट्रायंगल के अंदर का एंगल डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा सर? दो रास्ते होते हैं, या तो आप पैरेलल लाइन के कंसेप्ट का इस्तेमाल कर दीजिए, या तो 90 डिग्री वाले कंसेप्ट का इस्तेमाल कर दीजिए। मान लो मैं पैरेलल लाइन वाले कंसेप्ट का इस्तेमाल करूंगा, तुरंत कह दूंगा सर कि ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, यानी कि आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अब अगर मैं इस ब्लैक वाले को ट्रांसवर्सल कह दूं सर, तो इसके हिसाब से मेरा ये जो ब्लैक एंगल है ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्यों? रीजन हो जाएगा सर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब चलते अपने पर्पल वाले ट्रांसवर्सल पे। तो अगर अपने पर्पल वाले लाइन ऑफ साइट को ट्रांसवर्सल कह दूंगा, तो इस सिचुएशन में तुरंत बोल दूंगा सर कि ये जो पर्पल एंगल है वो इस वाले पर्पल एंगल के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये भी 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। सेम रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इतना सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। अब चूंकि आपने एंगल्स मार्क कर लिया है ना, अब पॉइंट्स को मार्क करो। हमें सवाल पढ़ के क्लियर था सर 60 डिग्री ए के साथ जाना चाहिए, 45 डिग्री बी के साथ जाना चाहिए सर। तो 60 डिग्री ए के साथ जाना चाहिए, 45 डिग्री बी के साथ जाना चाहिए सर। चूंकि रेस्पेक्टिवली लिखा है तो हमें इस बात को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा फिगर में। हो सकता है बहुत सारे एग्जामिनर्स आप कुछ भी ए बी मान लोगे तो नंबर दे देंगे, लेकिन अगर सही तरीके से सवाल के लैंग्वेज को समझा जाए सर, तो यही सटीक फिगर होना चाहिए। इतना सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। यानी कि सर फिगर के हिसाब से बी वाला पॉइंट ज्यादा दूरी पे है ए के कंपैरिजन में। फिगर के हिसाब से टावर से बी वाला पॉइंट ए के कंपैरिजन में ज्यादा दूरी पे है सर।
इतना सभी को फिगर में क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। फाइनली आपसे इन्हीं पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस पूछी जा रही है, तो मान लो इसको कुछ x बोल देता हूं, क्योंकि इसको मुझे कैलकुलेट करना है, इसको मुझे फाइंड आउट करना है। अब फिगर से बेकार की चीजों को रब कर दीजिए। तो यहां पे फिगर से सर बेकार की चीजों को मैंने रब कर दिया। क्लियर हो गया? अब अपने 30% एनालिसिस पे चलते हैं। तो दो लाइन ऑफ साइट यानी कि दो राइट एंगल ट्रायंगल तो दिखने ही दिखने चाहिए सर, और दिख भी रहे हैं। एक ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है। अब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्लियरली पता लग रहा है tan का इस्तेमाल करना पड़ेगा दोनों ही ट्रायंगल में। अब मुझे क्या दिखा सर? 45 डिग्री दिख गया। अब 45 डिग्री किसके लिए दिखा है सर? बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो तुरंत कह दूंगा कि P और B बराबर हो जाएगा, यानी कि ये जो है सर यही लेंथ इस पूरे के इक्वल हो जाएगी, यानी कि ये 15 है सर, तो ये पूरा भी 15 मीटर हो जाएगा। क्लियरली यहां पे हम बोल देंगे अपने tan के एनालिसिस से। अब समझिएगा बात को, सर पूरा 15 है, इतनी दूर को आपने x कह दिया, तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये क्या हो जाएगा सर? तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये आपका हो जाएगा 15 माइनस x मीटर। इतना समझने में किसी को कोई दुविधा क्या नहीं होनी चाहिए। तो बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल को तो एनालाइज कर लिया सर, अब छोटे वाले को कर लेते हैं। तो छोटे वाले के लिए एंगल है 60 डिग्री, यानी tan के साथ जाएगा 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर फिगर के हिसाब से P बाई बी, परपेंडिकुलर का काम कर रहा है 15 डिवाइडेड बाय फिगर के हिसाब से बेस क्या है सर? 15 माइनस x है। इतना सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। अब मुझे अपने बेसिक एंगल वाले टेबल से पता है सर कि tan 60 √3 होता है, तो √3 बराबर 15 डिवाइडेड बाई 15 माइनस x। इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी, और मुझे x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, क्योंकि सवाल मुझसे कह रहा था कि मेरे पॉइंट जो a और b हैं इनके बीच की डिस्टेंस पता करो। तो यही डिस्टेंस को तो हमने x माना है सर, x निकाल लेंगे। अब देखो सवाल इसमें कई तरीके से कई चीजें पूछ सकता था। सवाल यहां पे यह भी आपसे पूछ सकता था कि इन पॉइंट्स की टावर के फुट से दूरी बताइए क्या होगी, तब क्या जवाब देते? तो टावर के फुट से बात होती सर, तो एक ये दूरी हो जाती, एक ये पूरी दूरी हो जाती। आपसे यह भी यहां पे पूछा जा सकता था कि लैंग्वेज के हिसाब से कौन सा पॉइंट टावर के फुट से दूर है, कौन सा नजदीक है। तो देखो सवाल कई तरीके से यहां पे पूछा जा सकता था, जैसे जैसे पूछा जा सकता था हम जवाब दे देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। कहानी सभी को सवाल की समझ में आई? बिल्कुल आनी चाहिए सर। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सवाल भी हमसे बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। कब पूछा गया था सर? तो ये सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में 2017 में पूछा गया था। तो सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ अ टावर एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज √3:1, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो सवाल पढ़ के बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि ये एक शैडो प्रॉब्लम है, जहां पे हमें अपने टावर की हाइट और उस टावर की बनने वाली शैडो के लेंथ का रेशियो गिवन है, और हमसे पूछा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए सन का एंगल ऑफ एलिवेशन कैलकुलेट करके बताइए। तो पहले इस सिचुएशन को डायग्रामेटिकली शो कर देते हैं, रे डायग्राम से, ध्यान से सुनिएगा। तो सर टावर बनाने के लिए पहले ग्राउंड बनाना पड़ेगा, तो हमने अपना ग्राउंड बना लिया। अब इस ग्राउंड पे एक टावर का निर्माण कर लेते हैं सर, तो हमने रैंडमली एक टावर यहां पे बना लिया। अब रे डायग्राम से शैडो की कहानी भी बना लेते हैं सर। तो यहां पे मान लो अपने सूरज को मानते हुए रे डायग्राम से हमने शैडो की कहानी को भी क्या कर लिया सर, यहां पे शो कर लिया है। अब हमें बहुत अच्छे से अपने नॉलेज से पता है सर कि यही जो लेंथ होगी यही मेरे टावर के शैडो को इस पॉइंट ऑफ टाइम में रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो एंगल है सर यही एंगल मेरा सन का एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा। अब देखो आपको डेटा क्या गिवन है, ध्यान से सुनना। तो आपको एक रेशियो गिवन है, किसका रेशियो? तो टावर की हाइट और शैडो की लेंथ का रेशियो गिवन है। तो अगर मैं अपने फिगर में टावर की हाइट को h कह देता हूं और शैडो के लेंथ को l कह देता हूं सर, तो h/l ये जो रेशियो है सर यही रेशियो आपको गिवन है क्या सर? √3:1, यानी कि √3/1 गिवन है। तो इस बात को मैंने अपने डायग्राम के मदद से रिप्रेजेंट कर लिया। अब आपको यहां पे इसी सिचुएशन के लिए सन का एंगल ऑफ एलिवेशन कैलकुलेट करना है। तो मान लो इस सिचुएशन में अपने सन के एंगल ऑफ एलिवेशन को मैं थीटा मान लेता हूं, तो बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते। कैसे सर?
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एंगल के हिसाब से राइट एंगल ट्रायंगल के कौन से साइड्स पे चर्चा मिल रही है, तो आप कहोगे सर इस पे और इस पे चर्चा मिल रही है। यानी कि यहां पे मुझे बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है सर कि परपेंडिकुलर और बेस पे बात हो रही है, और परपेंडिकुलर और बेस पे टैन या कॉट बात करता है। तो अगर मैं टैन को सिलेक्ट कर लूं सर, तो यहां पे मुझे टैन थीटा की वैल्यू गिवन है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई आपसे पूछेगा कि फिगर के लिए टैन थीटा बताओ क्या हो जाएगा, तुरंत कहोगे फिगर में टैन थीटा हो जाएगा h/l, और इसी की तो वैल्यू सवाल ने आपको डायरेक्टली दे दी। क्या बोल दिया सर? √3/1 है। तो टैन थीटा आपको यहां पे दे दिया गया है √3 के बराबर होगा। तो थीटा नहीं बता सकते क्या? बिल्कुल बता सकते हैं सर। इस केस के लिए हमारा थीटा हो जाता है 60 डिग्री, यानी कि π/3 रेडियन। तो ये बोलो या ये बोलो एक ही बात है सर। वैसे आप अपना एग्जाम में आंसर डिग्री में ही लिखना ज्यादा सही रहेगा। इतना क्लियर हुआ? आसान सा सवाल सर, जब बोर्ड एग्जाम में आया था तो 1 मार्क्स में आया था, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल, और ये सवाल भी हमसे बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। कब पूछा गया था सर? तो ये सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में 2015 में पूछा गया था, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बहुत तगड़ा सवाल है, बहुत शानदार सवाल है, सीखने वाला सवाल है। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है कि द टॉप्स ऑफ 2 टावर्स of height x and y standing on level ground subtend angles of 30 degree and 60 degree respectively at the center of the line joining their feet, then find x is to y। अब देखो सवाल की कहानी को ध्यान से सुनना सर। सवाल के अंदर 2 टावर्स का जिक्र है, और इन दोनों टावर्स की हाइट को x और y से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आगे सवाल कहता है कि इन दोनों टावर्स के जो पैड होंगे, इन दोनों टावर्स की जो फीट होगी, उसको अगर एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया जाए, तो उस लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट होगा, उस मिड पॉइंट पे दोनों टावर्स जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं, उसका डेटा आपको गिवन है। फाइनली आपसे x और y का रेशियो पूछा जा रहा है, यानी कि दोनों टावर्स की हाइट का रेशियो पूछा जा रहा है सर। अब यहां पे सवाल के डायग्राम पे कैसे सोचेंगे, ऑब्जर्व करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो टावर्स बनाने के लिए पहले ग्राउंड बनाना पड़ेगा सर। तो पहले अपना लेवल्ड ग्राउंड ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने अपना लेवल्ड ग्राउंड ड्रॉ कर लिया। अब इस पे सबसे पहले किसी एक टावर को बना लेते हैं, और मान लो इस टावर की हाइट को मैं x से रिप्रेजेंट कर देता हूं। क्लियर है? अब देखो मुद्दे वाली बात क्या है। मुद्दे वाली बात यह है सर कि ये जो दूसरा y हाइट वाला टावर है, अब चूंकि मुझे x और y तो पता है नहीं सर, तो मैं अपने y हाइट वाले टावर को कितना ऊंचा बनाऊं? x के बराबर ऊंचा बनाऊं, इससे नीचे बनाऊं, या फिर इससे और ऊपर बनाऊं? ये मुद्दा है। तो सर ये कहानी आपको डायग्राम में थोड़ा आगे जाके पता चलेगी, अभी डिसाइड नहीं हो पाएगी। तो क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा डायग्राम कंप्लीट करते हैं। तो फिलहाल के लिए रैंडमली मान लेते हैं सर कि हमारा जो टावर है y हाइट वाला, ये इससे ऊंचा होगा। ये फिलहाल मान के डायग्राम बना लेते हैं, और डायग्राम को फिर चेक करेंगे कि हमारा डायग्राम डेटा के हिसाब से सही है कि नहीं है सर। तो एक और टावर y हाइट वाला भी यहां पे हमने बना दिया। इसकी हाइट क्या है सर? y गिवन है। अब ध्यान से सुनिएगा सवाल ने क्या कहा था। तो सवाल ने कहा था सर कि ये जो दोनों टावर्स हैं, इन दोनों टावर्स के जो पैर है, जो फुट है, इनको ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन है, आप देखो दोनों टावर्स के फुट को ज्वाइन करने वाली अल्टीमेटली यही ब्लैक वाली लाइन है। इसका जो मिड पॉइंट होगा सर, उस मिड पॉइंट पे बात हो रही है। यानी इसके फुट को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है सर, इसका मिड पॉइंट कहां बोल दोगे? इसका मिड पॉइंट ऑलमोस्ट यहां कहीं पे ड्रॉ कर दोगे, इसका मिड पॉइंट ऑलमोस्ट यहां कहीं पे बोल दोगे। अब समझिएगा बात को, आपको सवाल ने क्लियरली बोला है कि ये जो पॉइंट है सर, ये इसका मिड पॉइंट है। तो अगर ऐसा है तो आप तुरंत क्या दोगे सर? ये पोर्शन इसके बराबर हो जाएगा। देखो बहुत क्लियरली यहां पे बोला गया है, एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट, यानी कि ये पॉइंट कहां पे है सर? तो इन दोनों टावर के फीट को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है, इसी लाइन का जो बिल्कुल मिड पॉइंट है, बिल्कुल मिड पॉइंट पे बात हो रही है सर। लाइन ही गायब हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लाइन बना लेते हैं। तो यहां पे हमें बहुत अच्छे से क्लियर है सर कि किस पॉइंट पे बात करनी है। ठीक है, तो हमें यह समझ में आ चुका है सर कि ये पोर्शन और ये पोर्शन बिल्कुल बराबर होगा लेंथ में।
अब देखो इस पॉइंट पे एंगल सबटेंडेड की बात हो रही है, तो एंगल सबटेंडेड बाय अ लाइन सेगमेंट की कहानी आपको सिखाई थी। क्या सिखाया था कि अगर मुझे एक लाइन सेगमेंट के द्वारा किसी पॉइंट पे एंगल सबटेंड कराने की बात करनी है तो कैसे करते हैं सर? तो हम कुछ नहीं करते, अपने लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स को उस करस्पॉन्डिंग पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं, तो हमें अपना एंगल सबटेंडेड मिल जाता है। तो एंगल सबटेंडेड की बात कर लेते हैं इस पॉइंट पे दोनों टावर्स के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे मान लो सबसे पहले पर्पल कलर का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान से देखना सर। तो अगर इस वाले लाइन सेगमेंट की बात करूं सर, तो इस वाले लाइन सेगमेंट का एक ये एंड पॉइंट है, एक ये एंड पॉइंट है, ध्यान से देखना सर। तो इस एंड पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देंगे, एक लाइन मिल जाएगी। तो एक लाइन तो ऑलरेडी मेरे पास है सर, एक लाइन तो ऑलरेडी मेरे पास है। एक और इसको ज्वाइन कर देंगे तब मिल जाएगी। तो इसको ज्वाइन कर देते हैं, एक और लाइन मिल गई। और मुझे पता है सर कि इन्हीं दोनों लाइनों के बीच में ये जो एक्यूट एंगल बनता है वही मेरा एंगल सबटेंडेड होता है। तो इनके बीच में यही तो एक्यूट एंगल बनता हुआ दिख रहा है सर। तो अपना एंगल सबटेंडेड यहां पे हमने हाईलाइट कर लिया। अब दूसरे टावर पे चलते हैं। तो दूसरे टावर की यहां पे अगर हम बात कर लें सर, तो अगेन वही कहानी, एक एंड पॉइंट दूसरा एंड पॉइंट। सर ये एंड पॉइंट इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, एक लाइन मिल जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी ज्वाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं सर। तो यहां पे अब इसको ज्वाइन कर लेंगे तो हमें अपना दूसरा वाला लाइन सेगमेंट भी मिल जाएगा। अब इनके बीच में हमारे काम का जो एक्यूट एंगल है वो यही रेड वाला एंगल है, हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है सर। क्लियर हो गया? अब यहां पे भावनाओं को समझिएगा। अब आप कहोगे सर कि इनमें से कौन सा एंगल को 30 डिग्री मानना है, कौन सा एंगल को 60 डिग्री मानना है, कैसे डिसाइड करेंगे? तो आपको डिसाइड करने की जरूरत ही नहीं है सर, क्योंकि सवाल ने आपको बता दिया है कि कौन सा टावर 30 डिग्री सबटेंड कर रहा है और कौन सा टावर 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है। सवाल ने क्लियरली बताया। कैसे सर? रेस्पेक्टिवली वर्ड का इस्तेमाल करके। तो रेस्पेक्टिवली वर्ड के लिए काम करोगे तो ये पहला, ये दूसरा, और यहां पे पीछे आ जाओगे सर तो पहला और दूसरा, यानी पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा। आपको क्लियर है सर कि आपने जिस टावर की हाइट को x माना है उस x के लिए 30 डिग्री सबटेंड हो रहा है, और आपने जिस टावर की हाइट को y माना है उसके लिए 60 डिग्री सबटेंड हो रहा है। यानी कि आप जो यहां से कंक्लूजन निकाल रहे हो उसको फिगर में पुट करेंगे सर, तो x 30 डिग्री सबटेंड कर रहा है, यानी कि यह एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। y जो है वो 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है, यानी कि यह एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, हमने अभी रैंडमली माना है कि हमारा ये जो y हाइट वाला टावर है ये इससे ऊंचा है, ये हमने रैंडमली माना। अब एक बार वेरीफाई करते हैं सर कि हमने जो माना है वो सही माना है कि नहीं माना है। अब जो कंसेप्ट बताया है उसको अप्लाई कर दोगे तुरंत वेरीफाई हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया सर कि ये जो पॉइंट है ये इस लेंथ का बिल्कुल मिड पॉइंट है, यानी कि ये पोर्शन इसके बराबर होगा। समझिएगा, अगर ये पोर्शन इसके बराबर होगा सर, तो मान लो इस पोर्शन को मैं ए बोल देता हूं, तो ये पोर्शन भी कितना हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा सर, दो ट्रायंगल्स को कंपेयर करना है जिनका बेस जो है सर वो बराबर है। क्या सिखाया था? अगर कभी भी दो ऐसे ट्रायंगल्स को कंपेयर करना हो जिनका बेस कॉमन हो या फिर जिनका बेस इक्वल हो, तो उस सिचुएशन में हमें पता है सर जितना बड़ा एंगल होता है उतना ही बड़ा सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। यानी कि सर बड़ा एंगल ये है यानी उतना ही बड़ा सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। सर इससे हमें ये क्लियर है कि हमारी जो y वाली लेंथ होगी वो x से बड़ी आएगी, कंफर्म। यानी कि देखो यहां पे एक और छोटा सा सवाल फ्रेम किया जा सकता था। यहां पे आपसे सवाल एक और चीज पूछ सकता था कि एनालाइज करके बताइए कि x बड़ा होगा कि y बड़ा होगा। तो आप तुरंत क्या देते सर अपने एनालिसिस से कि y ज्यादा बड़ा होगा लेंथ में। अभी आपको एक्चुअल लेंथ निकल के नहीं आई है, उसके बाद भी आप अपने एनालिसिस से तुरंत क्या दोगे सर कि y x के कंपैरिजन में बड़ा होगा, यानी कि आपने जो फिगर माना वो बिल्कुल सही माना है। इतना क्लियर है? अब बात को समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है? x बाई y क्या होगा? देखो यहां पे एक और छोटा सा सवाल फ्रेम किया जा सकता था, बिना सॉल्व किए आपसे पूछा जा सकता था सर कि x बाई y की जो वैल्यू आएगी ये ग्रेटर देन 1 आएगी
ये लेस देन 1 आएगी, ये इक्वल टू 1 आएगी, या नन ऑफ दीज। अब देखो यहां पे बिना पूरा सवाल सॉल्व किए भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे? ध्यान से सुनना। तो x बाई वाई पूछा जा रहा है, ध्यान से देखना सर। आपको अपने एनालिसिस से क्लियर है सर कि y बड़ा होगा, x छोटा होगा। यानी कि अगर मैं कंपैरिजन साइन को लिखूं तो मैं ऐसा बोल दूंगा तुरंत सर y बड़ा होगा, x छोटा होगा, यानी कि x इज स्मॉलर देन y। अब यहां पे क्या करता हूं सर, कुछ नहीं है, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। अब मान लो इसको इधर बुला लेता हूं, तो इसको इधर बुला लूंगा सर, तो क्या हो जाएगा, ये y नीचे आ जाएगा और यहां का जो 1 था ये यहां चला जाएगा। तो 1 बाई 1 अल्टीमेटली 1 कह सकता हूं, यानी कि x बाई वाई लेस देन 1। तो एक और ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल आपसे यहां पे पूछा जा सकता था कि x y y की वैल्यू क्या आएगी, 1 से बड़ी आएगी, 1 से छोटी आएगी, 1 के बराबर आएगी। क्या बोल दोगे सर, अपने एनालिसिस से बिना अभी सॉल्व किए ही तुरंत आप कह दोगे सर x बाई वाई लेस देन 1 आएगा। इतना क्लियर हुआ? इतनी बातें पहले कॉपी पे नोट करो। क्लियर हो गया सर? अब प्रॉपरली x बाई वाई की वैल्यू निकाल के चेक कर लेते हैं कि 1 से छोटी वैल्यू आ भी रही है कि सर बस हवाबाजी कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा सर। तो यहां पे जब अपने एनालिसिस पे आ जाएंगे तो बहुत क्लियरली दिख रहा है सर कि 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, और इन 2 राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा टी रेशियो लगाना है ये भी ऑब्जर्व हो रहा है। मुझे दिख रहा है सर दोनों में tan लगा देंगे, काम हो जाएगा। लगा दीजिए tan। सबसे पहले इस वाले में tan लगाते हैं। तो इस वाले में tan लगाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, ध्यान दीजिएगा। इस वाले में tan लगाएंगे सर तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर। अब फिगर के हिसाब से tan p बाई बी यानी कि x बाई ए हो जाएगा सर। आपने जो माना है उसके हिसाब से क्या हो जाएगा सर, यहां पे x बाई ए हो जाएगा। अब देखो आपको x इज टू वाई यानी कि x बाई वाई चाहिए, तो आप क्या करो, यहां से x निकाल लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सर, तो मैं बोल दूंगा x बराबर a इंटू tan 30 डिग्री। सिंपली ये बोल दूंगा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। दैट्स इट, सिंपल। क्लियर हो गया? अब दूसरे ट्रायंगल पे चलते हैं। अब अपने उस बड़े वाले ट्रायंगल पे जाएंगे सर, तो अगेन इसके लिए tan का इस्तेमाल कर देंगे तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर। अब फिगर के हिसाब से p बाई बी क्या हो जाएगा सर, y बाई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, y बाई ए। आपको जरूरत किसकी है सर, x और y की जरूरत है। यहां से y निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, y बराबर a tan 60 डिग्री यहां पे बोल देंगे। इतना सभी को समझ में आना चाहिए सर। तो ये हमारी दूसरी क्वेश्चन भी आ गई। अब आपको चाहिए x बाई वाई, कर लीजिए x बाई वाई सर। तो यहां पे कलर एक बार और चेंज करके x बाई वाई निकालते हैं। तो x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे सर, तो ये हो जाएगा a tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय यहां से सर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a tan 60 डिग्री। अब देखो आपने ये जो वर्क करने के लिए a वेरिएबल माना था वो अल्टीमेटली कैंसिल हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आपका x बाई वाई का रेशियो क्या आ रहा है सर, ये रेशियो आ रहा है tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 60 डिग्री। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। tan 30 आपको बहुत अच्छे से पता है सर 1 बाई √3 होता है, डिवाइडेड बाई tan 60 कितना होता है सर, √3 होता है। तो यहां पे जब सॉल्व करेंगे तो 1 बाई √3 डिवाइडेड बाई, ध्यान दीजिएगा सर, डिवाइडेड बाई √3 यानी कि क्या हो जाएगा, इनटू यहां पे 1 बाई √3 हो जाएगा। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाई √3 का स्क्वायर यानी कि 1 बाई 3। क्या 1 बाई 3 1 से छोटा नहीं है? क्या 1 बाई 3 1 से छोटा नहीं है? बिल्कुल है सर। और ये चीज तो मुझे पहले ही पता चल गई थी कि x बाई वाई का जो रेशियो होगा वो 1 से छोटा आएगा, लेस देन 1। मुझे दिख भी रहा है सर 1 बाई 3 1 से छोटा है। तो यहां पे हमने x इज टू वाई कैलकुलेट कर लिया है, 1:3 होगा सर। अगर y इज टू x पूछता तब क्या बोलते, अगर आपसे y इज टू x पूछता तो आप 3:1 अपना आंसर बता देते, बस इसको रेसिप्रोकल कर देते। एक बहुत तगड़ा सवाल, बहुत शानदार सवाल। देखो बोर्ड एग्जाम में अगर ये सवाल आता है ना तो या तो 2 मार्क्स में आएगा या 1 मार्क्स में आएगा, लेकिन एक कंसेप्चुअल सवाल, एक अच्छा सवाल है जिससे और भी सवाल बाहर निकाले जा सकते थे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो मजा आया, कहानी समझ में आई, बिल्कुल आनी चाहिए। इसी के साथ नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा सर। अगला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा, और ये सवाल भी हमें बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। कब पूछा गया था सर? तो ये सवाल हमें 2015 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। व्हाट विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ द हाइट ऑफ द टावर इज ट्रिपल्ड। अगेन एक बहुत शानदार सवाल, बहुत धांसू सवाल। देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है सर
कि जमीन पे किसी पॉइंट पे हमारे ऑब्जर्वर भैया है और ऑब्जर्वर भैया वहां से एक टावर के टॉप को देख रहे हैं और टावर के टॉप को देखने पे जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन की कहानी बन रही है वो डेटा आपको गिवन है 30 डिग्री के बराबर है। अब आगे सवाल कहता है सर कि अगर मैं इसी टावर की हाइट को पहले के कंपैरिजन में 3 गुना कर दूं, 3 टाइम्स कर दूं और अब फिर से मेरे ऑब्जर्वर भैया अगर टावर के टॉप को देखेंगे तो अब इस नए केस में जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन की कहानी बनेगी वो कैलकुलेट करके बताइए क्या होगी। सवाल सभी को समझ में आना चाहिए। अब इस सवाल को डायग्राम का रूप देते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो सर टावर बनाने के लिए पहले जमीन बनाना पड़ेगा, जमीन बना लेते हैं। तो यहां पे हमने अपने लेवल्ड ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर लिया। अब टावर की बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइएगा सर। तो यहां पे मान लो हमने अपना टावर बना लिया, क्लियर हो गया, और मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे ऑब्जर्वर भैया यहां कहीं जमीन से टावर के टॉप को देख रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। क्या ऑब्जर्वर भैया के डायमेंशंस पे बात हुई? नहीं, यानी कि ऑब्जर्वर भैया एक पॉइंट से रिप्रेजेंट होंगे। ऑब्जर्वर भैया किसको देख रहे हैं? तो टावर के टॉप को देख रहे हैं, यानी कि टावर का टॉप जो होगा सर वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। और इस केस के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन की कहानी है वो आपको गिवन है, उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन की कहानी के लिए हॉरिजॉन्टल चाहिए, लाइन ऑफ साइट चाहिए। अब हॉरिजॉन्टल तो हमारी नजरों के सामने है सर, बस लाइन ऑफ साइट को ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसी से ज्वाइन कर लेंगे सर, लाइन ऑफ साइट मिल जाएगा। लाइन ऑफ साइट हमें मिल चुका है सर, इतना सभी को क्लियर हुआ। तो यहां पे अब मैं एंगल की बात कर सकता हूं। हमें क्लियरली दिख रहा है सर कि हमारे हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में हमारे जो काम का ये एक्यूट एंगल है, यही एंगल हमें गिवन है सर 30 डिग्री के बराबर है। बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग फिगर बनेगा। अब देखो, अब इसके बाद सवाल ने क्या बोला? इसके बाद सवाल ने बोला सर कि अगर मैं अपने इसी टावर की हाइट को पहले के कंपैरिजन में 3 गुना कर दूं, 3 टाइम्स कर दूं। अब देखो, इसी टावर को अगर मैं पहले के कंपैरिजन में 3 गुना कर दूं, 3 टाइम्स कर दूं, उसको अगर मैं डायग्राम में रिप्रेजेंट करूं सर, तो मान लो मैं यहां पे रेड कलर का इस्तेमाल करता हूं, तो मान लो मेरा टावर ऐसे कुछ रिप्रेजेंट हो रहा होगा। मान लो मेरा टावर ऐसे कुछ रिप्रेजेंट हो रहा होगा सर। तो मैंने क्या किया, अब अपने इस वाले टावर को पहले के कंपैरिजन में 3 गुना बनाया है, ऑलमोस्ट 3 गुना बनाने की कोशिश की है, 3 टाइम्स बनाने की कोशिश की है। समझिएगा बात को। तो अब अगर फिर से हमारे ऑब्जर्वर भैया टावर के टॉप को देखते हैं तो जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन की कहानी बनेगी वो क्या होगी, कैलकुलेट करके बताइए। तो पहले तो एंगल बना लीजिए सर। तो अगेन मुझे पता है एंगल की बात करने के लिए मुझे क्या चाहिए सर, हॉरिजॉन्टल चाहिए, लाइन ऑफ साइट चाहिए। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट केस को रिप्रेजेंट कर लिया सर। अब देखो सेकंड केस में भी ऑब्जर्वर भैया यहीं पे है। ऑब्जर्वर भैया बदले नहीं है, बिल्कुल यहीं पे है जहां पे थे। बदला क्या है सर, बस टावर की हाइट बदल गई है। किसको देखा जा रहा है? अगेन टावर के टॉप को ही देखा जा रहा है, यानी कि अब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो सर हॉरिजॉन्टल तो हमारे सामने ऑलरेडी है, बस लाइन ऑफ साइट बना लेते हैं। तो यहां पे इसको ज्वाइन कर लेंगे सर, तो हमें अपना लाइन ऑफ साइट बनके भी तैयार हो जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के केस में अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन की कहानी बन रही है उसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो मैं दिख रहा है सर कि यही वो हमारा रेड वाला हाईलाइटेड एंगल होगा। और अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूं सर, तो यही थीटा मुझसे पूछा जा रहा है। अभी देखो डायग्राम देखने में बड़ा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा होगा। अगर मैं यहां पे दोनों डायग्राम को ब्रेक करके बनाऊं तब देखो कहानी कैसे बनेगी, ध्यान से देखना। तो सर यहां पे फर्स्ट केस को मान लो रिप्रेजेंट किया और यहां पे मान लो मैंने अपने सेकंड केस को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, दोनों के लिए पहले ग्राउंड बना लिया। ध्यान से देखते जाना सर। फर्स्ट केस के लिए सबसे पहले मैंने कुछ इस तरीके से अपने टावर को बनाया, यहां पे ऑब्जर्वर भैया को रखा, टावर के टॉप को देखा जा रहा है, यानी कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, हॉरिजॉन्टल क्लियरली दिख रहा है, लाइन ऑफ साइट बना लिया। तो हमारा जो काम का एंगल ऑफ एलिवेशन है इसकी वैल्यू हमें गिवन है 30 डिग्री के बराबर। अब क्या कहा जा रहा है, तो मुझे बस इतना कहा जा रहा है कि अब अगर मैं इसी टावर के कंपैरिजन में एक दूसरा टावर कंसीडर करूं जिसकी हाइट इसके कंपैरिजन में 3 टाइम्स हो, 3 गुनी हो, तब एंगल ऑफ एलिवेशन की कहानी क्या होगी सर। तो अब इसी हाइट का 3 टाइम्स
यहां पे टावर बनाने की कोशिश करते हैं। तो मान लो ऐसा कुछ हमने यहां पे ड्रॉ कर लिया 3 टाइम्स हाइट का टावर, ठीक है, ध्यान से देखते जाना सर। अब देखो ऑब्जर्वर भैया अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किए हैं, जहां थे वहीं पे हैं, जहां थे वहीं पे हैं ऑब्जर्वर भैया। किसको देख रहे हैं? इस वाले टावर के टॉप को देख रहे हैं, यानी कि ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है सर। तो यहां पे हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, लाइन ऑफ साइट को भी हमने क्या किया सर, यहां पे ड्रॉ कर लिया। सीधी लाइन बनाने की पूरी कोशिश प्रिंस सर की, और यहां पे कामयाबी नहीं मिलती हुई, अभी भी नहीं मिलती हुई, और यहां पे कामयाबी मिलती हुई, ठीक है सर। तो यहां पे अब अगर मैं एंगल की बात करता हूं तो मुझे अपना यही एक्यूट एंगल दिखता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और इसको अगर मैं थीटा मान लूं तो यही थीटा कैलकुलेट करना है। तो आप बोलोगे कि कुल मिला के जानकारी के तौर पे सवाल ने दिया क्या? बस फर्स्ट केस वाला एंगल दिया और कुछ भी नहीं दिया, और मुझसे पूछ रहे हैं सेकंड केस वाला एंगल क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अपने आप आंसर मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, इस वाले फिगर पे वापस आओ। ये जो कंबाइंड फिगर है सर, इसमें आपको कहां कहां चर्चा मिल रही है, किन साइड्स पे चर्चा मिल रही है? सवाल पढ़ के क्या क्या साइड की चर्चा समझ में आ रही है? कहोगे सर कि मुझे अपने राइट एंगल ट्रायंगल्स में टावर के हाइट पे चर्चा मिल रही है। तो टावर के हाइट पे चर्चा मिल रही है, हाइट की वैल्यू गिवन है क्या? नहीं गिवन है। बस इतना बोला जा रहा है कि पहले केस में जो भी टावर की हाइट थी, अब सेकंड केस में उसकी 3 गुनी हाइट है। तो हाइट की बात तो चल रही है ना सर, यानी कि इस्तेमाल होगा। यानी कि अगर मैं अपने हाइट को वेरिएबल y से रिप्रेजेंट कर देता हूं सर, तो सेकंड केस में इसका 3 गुना हाइट है, यानी कि 3y से रिप्रेजेंट हो जाएगा। यानी कि ये यहां पे क्या हो जाएगा सर, 3y हो जाएगा। इतना सभी को समझ में आना चाहिए। अब देखो, अगर मैं आपसे ओरिजिनल फिगर में पूछूं कि इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में और किसी साइड पे चर्चा देख पा रहे हो क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल देख पा रहे हैं सर। कैसे? ध्यान दीजिएगा। तो आपको दिखेगा सर कि दोनों ही केस में ये जो दूरी है ये बदल नहीं रही है। आप देखोगे सर कि दोनों ही केस में ऑब्जर्वर भैया जहां पे थे वहीं पे है, आपका टावर का फुट जहां पे था वहीं पे है। बदला क्या है? बस टावर की हाइट बदल गई है सर। यानी कुल मिला के ये जो दूरी है दोनों ही केस में सेम है। और अगर आप अपना 30% वाला कंसेप्ट यहां पे कंबाइंड वे में लगाएंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल में आपको tan का इस्तेमाल करना पड़ेगा। tan के इस्तेमाल का मतलब यह है कि ये साइड का जिक्र हो जाएगा। और ऐसे भी मैंने आपको लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में सिखाया है कि जो चीज बदलती नहीं है, कांस्टेंट रहती है, उसका इस्तेमाल हो ही जाता है सवाल में। तो सर दोनों ही केस में ये वाला जो लेंथ है ये बदल नहीं रहा है सर, ये कांस्टेंट है, तो इसका तो इस्तेमाल होना है सर। समझ में आ गया है? तो इसको भी कोई वेरिएबल मान लेते हैं। मान लो क्या मान लिया सर, वेरिएबल x मान लिया। तो सेकंड केस में भी ये x ही रहेगा सर। सॉरी, ऐसा नहीं है कि सेकंड केस में ये बदल जाएगा, सेकंड केस में भी ये x ही रहने वाला है सर। क्लियर हो गया? तो यहां पे पहले आपको कंबाइंड डायग्राम मैंने बना के दिखाया, उसके बाद दोनों ट्रायंगल्स को, पर्पल वाले को और रेड वाले को अलग अलग ड्रॉ करके दिखाया सर। अब अलग अलग बनाया है ना, तो अब एनालाइज करो फटाफट। तो आपको पता है सर दोनों में tan का इस्तेमाल करना है, लगाइए tan। तो सबसे पहले इसके लिए tan लगाइएगा सर, पर्पल के लिए। तो यहां पे आपके पास हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर, अब फिगर के हिसाब से tan होगा p/b। परपेंडिकुलर क्या है सर, तो आपने जो माना है उसके हिसाब से y/x हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। इतना सभी को क्लियर हुआ क्या? क्लियर होना चाहिए। अब देखो tan 30 डिग्री क्या होता है सर, 1/√3, यानी कि y/x 1/√3 के बराबर आ रहा है। इसको फिलहाल यहीं पे छोड़ दिया सर, क्योंकि वेरिएबल के रेशियो का फॉर्म दिख रहा है। अब आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं सर अपने इस वाले ट्रायंगल पे, दूसरे वाले ट्रायंगल पे। इस पे एनालाइज करिए। यहां tan लगाएंगे सर, तो यही हमारा थीटा है, इसी एंगल को तो कैलकुलेट करना है, तो इसमें भी मुझे tan लगाने की जरूरत है। क्लियर है सर? तो tan थीटा बराबर फिगर के हिसाब से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि 3y डिवाइडेड बाय बेस, यानी कि x। अब आपको यही थीटा कैलकुलेट करना है। दिख रहा होगा कैसे कैलकुलेट करना है, तुरंत कह दोगे सर कि tan थीटा बराबर 3y/x आ रहा है, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 3 × y/x। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। और y/x की वैल्यू आ चुकी है, बस क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे सर, तो यहां पे हो जाएगा 3 × y/x के बदले 1/√3। यहां पे ये √3 से कट जाएगा, आपका आ गया है सर tan थीटा बराबर √3।
अब किस थीटा पे tan थीटा √3 के बराबर होता है? तुरंत कह दोगे सर, जब थीटा 60 डिग्री के बराबर होता है या फिर कह लो π/3 रेडियन के बराबर होता है, तब आपका tan थीटा √3 के बराबर होता है। तो सेकंड केस के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? आपने कैलकुलेट कर लिया, क्या होगा सर? 60 डिग्री होगा। तो सवाल टफ नहीं था, बस फिगर की सोच थी। यहां पे फिगर को सही तरीके से सोच लिया, काम हो जाता सवाल का। अगेन एक बहुत तगड़ा सवाल, 1 नंबर 2 नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके बोर्ड एग्जाम का ही सवाल है। क्लियर है सर? नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल, और ये सवाल भी हमसे बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। कब पूछा गया था सर? तो ये सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में 2016 में पूछा गया था। अगेन एक बहुत धांसू सवाल, बहुत तगड़ा सवाल। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है कि AB is a pole of height 6 meter standing at a point B and CD is a ladder inclined at angle of 60 degree to the horizontal and reaches up to a point D of pole. If AD is equal to 2.54 meter, find the length of the ladder. Use √3 is equal to 1.73. अब देखो ये सवाल बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन इसका डायग्राम बहुत इंटरेस्टिंग है। ध्यान से डायग्राम नहीं बनाओगे तो गलती कर जाओगे। तो यहां पे सवाल की कहानी समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सवाल में मेनली 2 चीजों पे चर्चा हो रही है, एक है आपका पोल और दूसरा है सीढ़ी। अब देखो पोल और सीढ़ी पे किस तरीके से चर्चा हो रही है। तो सवाल कह रहा है कि एक 6 मीटर ऊंची पोल है और उसी पोल पे इंक्लाइंड वे में एक सीढ़ी लगी हुई है सर। अब कॉमन सेंस की बात है, अगर एक सीढ़ी पोल पे इंक्लाइंड वे में लगी हुई है सर, तो सीढ़ी का जो एक एंड होगा वो जमीन को टच कर रहा होगा, और सीढ़ी का जो दूसरा एंड होगा वो पोल को कहीं पे टच कर रहा होगा। अब सवाल ने ये बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि सीढ़ी का वो एंड जो कि पोल को टच कर रहा है, वो पोल को बिल्कुल टॉप पे टच नहीं कर रहा, वो पोल को बीच में कहीं पे टच कर रहा है सर, और उस तरीके से इंक्लाइंड है। तो बीच में कहां पे टच कर रहा है वो इस डिस्टेंस के डेटा से आपको बताया गया है। सवाल ने आपको यहां पे सीढ़ी की हॉरिजॉन्टल के साथ, जमीन के साथ क्या इंक्लिनेशन बन रही है वो डेटा भी प्रोवाइड कर दिया है कि 60 डिग्री के बराबर है। फाइनली आपको सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लेंथ निकालनी है, क्या होगी सर? एक बहुत प्यारा सवाल। अब यहां पे डायग्रामेटिक एनालिसिस पे आ जाते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो पोल की बात करने के लिए पहले जमीन बना लेते हैं सर। तो बहुत ध्यान दीजिएगा फिगर में, फिगर बहुत इंटरेस्टिंग है। जमीन बना लिया, अब इस पे अपना पोल बना लेते हैं। तो ये हमने अपना 6 मीटर ऊंचा पोल बना लिया सर। इतना सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। अब देखो सर, इसी पोल पे इंक्लाइंड वे में एक सीढ़ी लगी हुई है इन सच अ वे कि सीढ़ी का एक एंड जमीन को टच कर रहा है और दूसरा एंड पोल को ही बीच में कहीं पे टच कर रहा है। एग्जैक्टली कहां पे अभी फिलहाल हमें क्लियर नहीं है, वो इस डेटा के थ्रू हमें बताया गया है। अब यहां पे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा सर, आपके पोल को नाम दिया गया है ए बी। तो आप सोचोगे किसी को भी ए बोल देता हूं, किसी को भी बी बोल देता हूं, मेरी मर्जी। मेरी मर्जी मैं ए बी को यहां पे ऐसे बोल दूं या फिर मैं ए बी को यहां पे ऐसे बोल दूं, मेरी मर्जी। ऐसा नहीं है सर। यहां पे किस पॉइंट को क्या मानना है बहुत अच्छे से स्पेसिफाई किया गया है सवाल में, ध्यान दीजिएगा। देखो यहां पे सवाल पढ़ोगे ना तो सवाल क्लियरली ये मेंशन करके कह रहा है कि आपका पोल इस तरीके से खड़ा है सर कि वो पॉइंट बी पे खड़ा है। अब देखो आपका पोल पॉइंट बी पे खड़ा है, यानी कि सर ये जो आपके पोल का फुट है ना, इसको पॉइंट बी माना गया है। तो अगर आपके पोल को ए बी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जहां पे आपको ये क्लियर है कि एक एंड पॉइंट ये वाला बी है, तो ऑब्वियस ही बात है सर ये वाला पॉइंट क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। अब आपको पता है सर सीढ़ी जो है वो इसी पोल पे इंक्लाइंड वे में लगाई गई है, ठीक है। तो मान लो फिलहाल के लिए इंक्लाइंड वे में रैंडमली मैंने अपनी सीढ़ी को लगा लिया यहां पे, ठीक है। इंक्लाइंड वे में रैंडमली लगा लिया। कौन सा डेटा क्या है आगे जाके क्लियर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखो सीढ़ी के लिए भी रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल किया गया है सीढ़ी। अब अगेन आप सोच सकते हो सर किसी पॉइंट को सी मान लूंगा, किसी को डी मान लूंगा, मेरी मर्जी। अगेन ऐसा नहीं है सर, यहां पे बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है कि किस पॉइंट को क्या मानना है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे सवाल पढ़ोगे ना तो ध्यान दो क्या बोल रहा है, एंड रीचेज अप टू अ पॉइंट डी ऑफ पोल। तो यहां पे क्लियर किया गया है सर
कि आपकी सीढ़ी का वो एंड जो कि पोल को टच कर रहा है, उस एंड को क्या नाम दिया गया है? उस एंड को डी नाम दिया गया है। तो इससे आपको क्लियर है सर कि यही वाला एंड क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। तो ए बी और सी डी कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब आपको बोला जा रहा है सर कि एडी जो है वो 2.54 मीटर के बराबर है। तो ये रहा सर मेरा एडी, और यही जो है 2.54 मीटर के बराबर है। तो यहां पे मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है कि मेरी जो सीढ़ी पोल पे लगाई गई है वो किस तरीके से इंक्लाइंड वे में लगाई गई है, ये मुझे अपने डिस्टेंस से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब अगेन समझने की कोशिश करिएगा। सर ये पूरा लेंथ 6 मीटर का है, जिसमें से इतनी दूरी 2.4 हो गया, तो ये बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी सर? 6 माइनस 2.4, यानी कि यहां पे सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा सर? यहां पे आ जाएगा 6, यहां पे आ जाएगा 4, और यहां पे कितना आ जाएगा? 3.46। तो इतनी दूरी कितनी है सर? 3.46 मीटर के बराबर है। इतना सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। अब आपका सीढ़ी इंक्लाइंड वे में हॉरिजॉन्टल के साथ, जमीन के साथ कितना एंगल बना रहा है, उसका भी डेटा आपको गिवन है। कितना है सर? 60 डिग्री। तो इसको भी हमने क्या कर लिया? रिप्रेजेंट कर लिया। अब फाइनली आपसे लैडर की लंबाई पूछी जा रही है, लैडर की लेंथ पूछी जा रही है। तो यही सीढ़ी आपका लैडर है, इसी की लंबाई लेंथ पूछी जा रही है सर। तो मान लो मैं लेंथ को कुछ एल कह देता हूं। सब कुछ तो आपके आंखों के सामने आ चुका है। देखो मैंने क्या बोला था, सवाल बहुत आसान है, गलती बस डायग्राम बनाने में कर सकते हो। सही तरीके से डायग्राम बना लिया ना, उसके बाद तो सब कुछ आपको दिख रहा होगा। आपको क्लियरली यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है सर, और अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल में स्पेसिफिकली बात करूं तो आपको दिख रहा है सर कि इस साइड पे और इस साइड पे चर्चा मिल रही है। अब आपके एंगल के सिचुएशन के हिसाब से जिन साइड्स पे चर्चा मिल रही है उसके लिए कौन सा टी रेशियो सेलेक्ट करना चाहिए, तुरंत कह दोगे सर? ये सामने वाला परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। यानी कि मुझे अपने राइट एंगल ट्रायंगल में सर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस पे चर्चा मिल रही है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस पे कौन सा टी रेशियो डायरेक्टली बात करता है सर? तो कहोगे साइन या फिर कोसेक। तो किसका इस्तेमाल कर लेंगे? साइन का कर लेंगे। साइन लगा दीजिए। एंगल क्या है सर? 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री बराबर फिगर के हिसाब से परपेंडिकुलर जो कि है 3.46 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, जिसको आपने क्या मान लिया है? एल मान लिया है सर। आपको निकालना क्या है? यही एल। एल को इधर भेज लीजिए, साइन 60 को इधर भेज दीजिए सर। तो ये बन जाएगा एल बराबर 3.46 डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है सर? √3/2। तो डिवाइडेड बाय √3/2 हो जाएगा सर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 3.46 इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में √3 रह जाएगा, और √3 के बदले वैल्यू क्या यूज करनी है सर आपको? 1.73। तो √3 के बदले 1.73 यहां पे डाल देंगे सर। तो क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है कि इसी का तो 2 टाइम्स 3.46 होता है। तो 2 2 4 मीटर। तो हमने अपनी सीढ़ी की लंबाई निकाल ली है। कितनी आ रही है सर? 4 मीटर आ रही है। अगेन एक अच्छा सवाल, एक प्यारा सवाल, फटाफट नोट डाउन करिए। तो इस सवाल के साथ मैं कह सकता हूं कि हमारे हाइट एंड डिस्टेंस का ये सेशन कंप्लीट होता है और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब 2 सवाल एज होमवर्क दे रहा हूं। अगेन आसान सवाल है, फटाफट होमवर्क को नोट डाउन करो सर। ये रहा आपका पहला होमवर्क। एन ऑब्जर्वर 1.7 मीटर टॉल इज 20√3 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक बहुत फुद्दू सवाल जो कि आपको सीबीएसई ने 2016 में पूछा था, सबसे बनना चाहिए। फटाफट नोट डाउन करो। नेक्स्ट सवाल लिखो यहां पे। नेक्स्ट सवाल क्या है सर? ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल। सवाल कह रहा है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ 30 मीटर हाई टावर। Determine the angle of elevation of the top of the tower from the eye of the observer. Again ये जो सवाल है सीबीएसई ने आपसे 2017 में पूछा था। एक बहुत आसान सवाल है, सबसे बनना चाहिए। तो इस फाइनल सवाल के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है, हमारी पूरी प्रैक्टिस कंप्लीट होती है, हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम वापस से ट्रायंगल्स को रिज्यूम कर लेंगे और पूरा ट्रायंगल्स खत्म करने के बाद ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल शुरू से बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं सर।
तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस पूरे सेशन में आपको मजा आया, आपने बहुत एंजॉय किया, आपको कहानी पूरी समझ में आई। अगर आपको लग रहा है कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, आप लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैग्नेट ब्रेन्स दूसरे चैनलों जैसा नहीं है जो कि शुरुआत का थोड़ा सा कंटेंट आपको फ्री में देके ललचाता है और बाकी के कंटेंट के लिए पैसे मांगता है। यहां पे पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी टीचर्स के द्वारा पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है और आगे भी रहेगा। बस अपना प्यार हम पे इसी तरीके से बनाए रखें। सर, इसी नोट के साथ लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू।